स्वागत है आपका किशन FMYT में। स्टोरी पार्ट 11, 56 से 65, रिबर्थ ऑफ हुक्म रानी सा। राघव की बातें सुनकर दूसरी तरफ से महेंद्र सिंह प्रताप बहुत ही जोशीली आवाज में बोलते हैं। हमारी आवाज सुनकर आपको कैसा लगता है? कैसी होगी हमारी तबीयत? फिर वह हंसते हुए ही बोलते हैं, हम बिल्कुल ठीक है, इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने आपको इसलिए फोन किया है ताकि हम आपको बता सके कि हम कल ईशानी से आपके बारे में बात करने वाले हैं, और उसके लिए हमने ईशानी से अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर ली है। फिर दादाजी थोड़ा सीरियस होते हुए बोलते हैं, देखो बेटा, हम आपसे कोई भी झूठ नहीं बोलना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको पसंद नहीं करते हैं या आपने कोई खराबी है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि हमने ईशानी की जिंदगी पहले ही बर्बाद कर दी है, वह भी अपने दोस्त के पोते के साथ उसकी शादी करवाकर। और उसकी सजा मेरी बच्ची ने अभी तक भुगती है और शायद आगे भी वह इस सब में से कभी उभर नहीं पाएगी। मैं ईशानी को आपके बारे में समझाने की कोशिश भी करूंगा और बात करने की भी कोशिश करूंगा, लेकिन अगर वह फिर भी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होती है तो मैं उससे फोर्स नहीं करूंगा। मेरी बच्ची की खुशियां मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बच्ची की घर GST को बसते हुए नहीं देखना चाहता हूं, लेकिन मैं अपनी खुशियों के लिए अपनी बच्ची को फोर्स नहीं करूंगा। और मुझसे वादा करो कि अगर वह नहीं मानती है तो तुम भी उसके पीछे नहीं पड़ोगे। अगली सुबह सिद्धार्थ इस वक्त अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ था और सामने उसका असिस्टेंट खड़ा हुआ था। सिद्धार्थ उसे अपने दादाजी की दवाई देते हुए बोलता है, इन दवाइयां को लेकर जाओ और बेस्ट डॉक्टर के पास इसकी जांच करवाओ, और साथ में आधी दवाइयां को फोरेंसिक लैब के लिए भी भेज देना, और उनसे पता करने के लिए कहना कि जो नाम इन पर लिखा हुआ है, क्या अंदर भी जो दवा है वह वही है या नहीं। ये सब कहते हुए सिद्धार्थ की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसके असिस्टेंट को उसे इस तरह से देखकर थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी वह अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए उन दवाइयां को लेकर चला जाता है। उसके जाने के बाद सिद्धार्थ अपने दादाजी की और अपनी तस्वीर को अपने हाथों में लेते हुए बोलता है, आई एम सॉरी दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं हमेशा से सोचता था कि आप मेरे बारे में कभी अच्छा नहीं सोचते हैं, क्योंकि आपको मेरा और छोटी माँ का ज्यादा करीब रहना पसंद नहीं था। लेकिन आज जाकर मुझे सब कुछ पता चल रहा है कि ऐसा क्यों था। आपने तो कई बार मुझे उनसे दूर करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं ही था जिसने आपकी बातों पर कभी भी ध्यान नहीं दिया था। मेरी वजह से ही आपकी इस वक्त ये हालत है। मैं जानता हूं कि मैं अपनी जिंदगी में जितनी भी गलतियां की है उनकी माफी नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। दादाजी प्लीज प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। अपनी मम्मी पापा की मौत के बाद आज सिद्धार्थ पहली बार अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। पहले जब भी वह इस तरह की फीलिंग महसूस करता था, वह हमेशा ही वैदेही के पास जाकर उन्हें गले लगा कर अपनी सारी बातें कह देता था। लेकिन जिन लोगों पर उसने इतना विश्वास किया था, उन्होंने उसके विश्वास को मौत के घाट उतार दिया था। सिद्धार्थ फिर अपनी जगह से उठता है और दादाजी के कमरे के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। वहां पर रामू काका दवाइयां लेकर अंदर की तरफ जा रही थी। उन दवाइयां को देखकर सिद्धार्थ को गुस्सा आता है और वह रामू काका के पास जाकर रामू काका की तरफ देखते हुए बोलता है, रामू काका, मेरी अभी डॉक्टर से बात हुई है और उनकी दवाइयां बदलने की जरूरत है, इसलिए आज से उनको ये वाली दवाइयां नहीं दी जाएगी। आप एक काम कीजिए, इन दवाइयां को लिया जाए और जाकर दादाजी के लिए एक सूप तैयार करवा कर लेकर आए। रामू काका भी सिद्धार्थ की ऐसी बातें सुनकर एक पल के लिए चौंक जाते हैं, लेकिन आखिर थे तो वह इस घर के नौकर ही और मालिक की बात कैसे नहीं मानते। इसलिए वह तुरंत ही वहां से सिद्धार्थ के कहे मुताबिक सूप लाने के लिए चले जाते हैं। वहीं पास से गुजर रही वैदेही ने सिद्धार्थ की सारी बातें सुन ली थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से सिद्धार्थ दादाजी की दवाइयां क्यों बदलना चाहता है।
वह जल्दी से उसके पास जाती है और मुस्कुराते हुए उसके सर पर अपना हाथ रखते हुए बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो? मैं देख रही हूँ आजकल आप बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे हो। क्या हुआ है, अपनी छोटी माँ को नहीं बताओगे? मुझे बताओ। वैसे मैंने सुना है कि तुमने दादाजी की दवाइयाँ बदली है। इस बारे में तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? आखिर उनकी सेहत का ख्याल तो मैं ही रख रही थी। अचानक से ऐसा भी क्या हो गया कि दादाजी की दवाइयाँ बदलने की जरूरत पड़ गई? उनकी बातें सुनकर इस वक्त सिद्धार्थ को सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन वह इस वक्त कुछ भी कहना नहीं चाहता था, इसलिए वह अपनी छोटी माँ की तरफ देखते हुए बोलता है, नहीं छोटी में ऐसी कोई बात नहीं है। वह बस काम का थोड़ा प्रेशर है इसलिए। और रही बात दादाजी की दवाइयाँ बदलने की, तो लंदन में मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे बताया था कि दादाजी के लिए जो दवाइयाँ अभी हम दे रहे हैं, उनसे भी अच्छी दवाइयाँ इस वक्त मार्केट में मौजूद है। और साथ में वह अपने एक डॉक्टर को भी दादाजी के चेकअप के लिए यहाँ पर भेज रहा है। क्योंकि दादाजी की हालत में अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है, इसलिए मैंने भी हाँ कर दी। उसकी बातें सुनकर वैसे ही राहत की सांस लेती है। और मन ही माँ अपने मन में बोलती है, अच्छा तो ये बात थी। दवाइयाँ बदलने के नाम से मैं तो घबरा ही गई थी। कहीं इस बेवकूफ को हमारी दवाइयाँ बदलने वाली बात के बारे में पता तो नहीं चल गया है। सिद्धार्थ अपनी छोटी माँ के एक्सप्रेशंस को बहुत अच्छे से नोटिस कर रहा था। और उसे अब समझ में भी आ रहा था कि आखिर उसकी छोटी माँ आखिर क्या सोच रही है। तभी उसे कुछ याद आता है, क्योंकि उसके असिस्टेंट ने उसे बताया था, जिसे याद करके वह थोड़ा सा खुश हो जाता है, लेकिन अपनी खुशी को कंट्रोल करते हुए अपने चेहरे पर एक सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ वह वैदेही की तरफ देखते हुए बोलता है, छोटी माँ, मैंने सुना है कि आकाश के साथ कुछ हुआ था। आप उसे डॉक्टर के पास भी लेकर गई थी। जब से मैंने उसे महल में आने की परमिशन दी है, मैं अभी तक उसे देखा नहीं है। कहाँ है वह? उसकी बात सुनकर वैदेही के चेहरे पर मायूसी छा जाती है और वह आंसू भरी आंखों से सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए बोलती है, सिद्धार्थ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि उसके साथ क्या हुआ है। हाँ, मैं उसे डॉक्टर के पास भी लेकर गई थी, लेकिन उसे इस तरह से बीच में रुकता हुआ देखकर सिद्धार्थ बोलता है, क्या हुआ है बताए ना। लेकिन वह डॉक्टर से मिलने के लिए तैयार ही नहीं है। वह जब महल में वापस लौटा था तब से ही खोया खोया नजर आ रहा था। उसे टाइम पर मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन तुम कहीं पर चले गए थे। बेटा, जिस दिन तुमने कहा था कि आकाश महल में आ सकता है, उसे दिन में आश्रम में दान करने के लिए गई हुई थी। और अपने साथ आकाश को भी लेकर गई थी। आकाश पता नहीं कब वहां से निकल गया। उसके बाद वह वापस लौटा ही नहीं था। उसके दूसरे दिन वह अचानक ही महल लौट आया था। लेकिन उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। सिद्धार्थ, प्लीज कुछ करो। तुम अपने भाई को इस तरह से नहीं देख सकते हैं ना। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ उसकी क्या हालत हो गई है। इतना कहकर वैदेही सिद्धार्थ का हाथ पकड़ती है और उसे रूम में लेकर चली जाती है, जो कि आकाश का रूम था। बाहर से दरवाजा बंद था, वह तुरंत ही दरवाजा खुलती है। दरवाजा खोलते ही अंदर कोई भी रोशनी दिखाई नहीं दे रही थी। यहाँ तक कि दिन होने के बावजूद भी खिड़की दरवाजे पूरी तरह से बंद थे। सूरज की किरण भी उसे रूम में नहीं आ रही थी। वैदेही आगे बढ़कर रूम की लाइट्स को ऑन कर देती है। वह रूम देखने में सच में काफी ज्यादा बड़ा और लग्जरियस दिखाई दे रहा था। बेड पर, सोफे पर कहीं पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। रूम पूरी तरह से खाली था। खाली रूम को देखकर सिद्धार्थ वैदेही की तरफ देखा है और बोलता है, आप तो कह रही थी कि आकाश घर में ही है और घर से बाहर ही नहीं निकल रहा है। लेकिन ये रूम तो पूरी तरह से खाली है। आकाश तो कहीं पर दिखाई ही नहीं दे रहा है। उसकी बात सुनकर लेकर जाती है जहां के कोने में आकाश कुकड़ू बनकर बैठा हुआ था। यह ऐसा था जैसे कि उसे किसी से डर लग रहा हो। सिद्धार्थ भी उसे इस तरह से देखकर एक पल के लिए चौंक जाता है।
हालांकि वह पहले अपने इस भाई से बहुत प्यार करता था, लेकिन जब उसे नव्या और अपनी चाची की सच्चाई पता चली थी, तब उसने अपने इस सो कॉल्ड भाई के बारे में भी इंफॉर्मेशन निकलवाई थी। और तब उसे इस घटिया इंसान के बारे में बहुत से ऐसे राज पता चले थे, जिसे जानकर उसे खुद पर ही शर्म आ रही थी कि उसने इस जैसे इंसान को कभी अपना भाई माना था। लेकिन फिर भी वह दिखावे के लिए आगे जाता है और आकाश के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, आकाश क्या हुआ है? देखो मैं आ गया हूं, बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ? आकाश, जो कि किसी भीगी बिल्ली की तरह एक कोने में दुबका हुआ बैठा था, जैसे ही वह किसी की आवाज सुनता है वह जल्दी से अपना सर उठाकर सामने देखता है, तो उसे सामने कोई और नहीं बल्कि जोरावर दिखाई दे रहा था, जिसने उसकी यह हालत कर दी थी। वह जल्दी से सिद्धार्थ को धक्का देता है और बोलता है, दूर दूर रहो मुझसे। मुझे मुझे छूने की हिम्मत मत करना। मैं बता रहा हूं, तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूं। मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगा। जाने दो मुझे, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज नहीं। आकाश इस वक्त किसी साइको की तरह बिहेव कर रहा था। उसे इस तरह से देखकर वैदेही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और वहीं खड़े हुए सिद्धार्थ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। स्टोरी प्रमोशन। कहते हैं बीता हुआ कल कभी लौटकर वापस नहीं आता है। लेकिन क्या हो जब बीता हुआ कल इतना ज्यादा भयानक हो जिसके चलते भगवान को ना चाहते हुए भी आपको एक और मौका देना पड़े अपनी गलती सुधारने का। ऐसा ही कुछ हुआ था आयशा मेहरा के साथ। उसकी मौत की वजह वह खुद ही थी और उसका अंधा विश्वास था। उसकी खुद की मौत तो बहुत ही भयानक हुई थी, साथ ही साथ उसका अपना पति अर्जुन कपूर, जो कि इंडिया का बिजनेस किंग था और साथ ही साथ माफिया का भी, वह भी आयशा को बचाने के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठता है। लेकिन फिर भी वह दिखावे के लिए आगे जाता है और आकाश के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, आकाश क्या हुआ है? देखो मैं आ गया हूं, बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ? आकाश, जो कि किसी भीगी बिल्ली की तरह एक कोने में दुबका हुआ बैठा था, जैसे ही वह किसी की आवाज सुनता है वह जल्दी से अपना सर उठाकर सामने देखता है, तो उसे सामने कोई और नहीं बल्कि जोरावर दिखाई दे रहा था, जिसने उसकी यह हालत कर दी थी। वह जल्दी से सिद्धार्थ को धक्का देता है और बोलता है, दूर दूर रहो मुझसे। मुझे मुझे छूने की हिम्मत मत करना। मैं बता रहा हूं, तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूं। मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगा। जाने दो मुझे, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज नहीं। आकाश इस वक्त किसी साइको की तरह बिहेव कर रहा था। उसे इस तरह से देखकर वैदेही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और वहीं खड़े हुए सिद्धार्थ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। आखिर आकाश के साथ ऐसा भी क्या हो गया है कि उसकी ऐसी हालत हो गई थी। हालांकि जब से उसे नव्या के बारे में पता चला था तब से उसने महल पर ध्यान देना बंद कर दिया था। और जब उसके असिस्टेंट ने उसे इस बारे में बताया था तो उसने यह नहीं सोचा था कि आकाश की हालत इतनी ज्यादा खराब होगी। वही वैसे ही अपने बेटे को इस तरह से देखकर खून के आंसू रो रही थी और वह जल्दी से सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए बोलती है, देखा सिद्धार्थ, तुमने क्या हालत कर दी है मेरे बेटे की। एक बार मुझे बस वह इंसान मिल जाए जिसे मेरे बेटे के साथ यह सब किया है। यकीन मानो मैं उसे जीते जी करने के लिए तड़पाऊंगी। मेरा बेटा कितना खुशहाल था और कैसी हालत कर दी है उसकी। सिद्धार्थ, प्लीज इसे समझने की कोशिश करो। इसे कहो कि प्लीज एक बार यह डॉक्टर से बात कर ले। अरे डॉक्टर के पास जाकर चेक करवा ले कि आखिर हुआ क्या है। बट यह मन ही नहीं रहा है मेरी बात। सिद्धार्थ भी आकाश की ऐसी हालत देखकर चौंक जाता है और वह खुद भी जानना चाहता था कि आखिरकार सिद्धार्थ के साथ ऐसा भी क्या हुआ है। इसलिए वह अपनी छोटी मां को झूठा दिलासा देते हुए बोलता है, आप चिंता मत कीजिए छोटी मां, मैं भी पता लगा कर रहूंगा कि आखिरकार मेरे भाई के साथ किसने ये सब किया है।
किसी राजघराने के इंसान के साथ ऐसी हरकत करने के बाद कोई सोच भी कैसे सकता है कि उसे बख्श दिया जाएगा। उसकी बात सुनकर वैदेही खुश हो जाती है और वह सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए बोलती है, वह तो ठीक है बेटा, लेकिन प्लीज इसकी हालत मुझे इस तरह से अच्छी नहीं जा रही। प्लीज करो, कुछ तो करो, मेरे बच्चे को ठीक होना ही होगा। यह आंसू इस वक्त जो वैदेही बह रही थी वह बिल्कुल भी नकली नहीं थे, बल्कि वह सच में अपने बेटे को इस हालत में देखकर तड़प रही थी। रोते रोते वह कब सिद्धार्थ के गले लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। सिद्धार्थ जब भी महसूस करता है तो उसकी मुखिया गुस्से में कस जाती है। ये औरत वही है जिसे उसके माँ बाप को जान से मार दिया और उसे अनाथ बना दिया। और अभी बेशर्म औरत को बिल्कुल भी इस चीज की शर्म नहीं है कि जिस बच्चे को उसने अनाथ बना दिया है उसी से अपने बच्चों के लिए मदद मांग रही है। सिद्धार्थ जल्दी से वैदेही को अपने आप से अलग करता है और अपना फोन निकालकर अपने बॉडीगार्ड्स को कॉल करता है। आश्रम। गुनगुन हमेशा की तरह बिना नहाए हुए ही इसी तरह से पूरे आश्रम में घूम रही थी। वहां पर एक लड़की आती है जो कि उसकी ही हम उम्र की थी। गुनगुन को देखते हुए वह बोलती है, गुनगुन तुम अभी तक नहाए नहीं हो। सवाल सुनकर गुनगुन जो कि आगे की तरफ जा रही थी वह तुरंत ही उससे लड़की की तरफ देखते हुए बोलती है, मेरे नहाने से तुम्हें क्या लेना देना है? और आज से पहले तो तुमने कभी यह सवाल मुझसे नहीं किया है, तो आप क्यों कर रही हो? उसकी बात सुनकर वह लड़की कुछ कह पाती उससे पहले ही वहां पर किसी लड़के की आवाज आती है। गुड मॉर्निंग अच्छे से जानती थी कि आवाज किसकी थी। वह ऐसा इसलिए पूछ रही है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने ही उसे कहा था कि गुनगुन रेडी हो तो उसे बाहर भेज देना। क्योंकि शायद आपको पता ना हो लेकिन मैं आपको लेने के लिए आने वाला था। गुनगुन बेचारी इस वक्त बहुत बड़ी दुविधा में थी। सामने कोई और नहीं बल्कि राहुल खड़ा हुआ था जो कि एकदम टिप टॉप किसी हीरो की तरह लग रहा था। इस वक्त जो कपड़े पहने हुए थे वह कैजुअल थे जिसमें वह बहुत ही ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव दिखाई देता है। वह लड़की भी एक बार फिर से अपने सामने इतने हैंडसम लड़के को देखकर शर्माने लगती है। गुनगुन की तो हालात ही खराब हो गई थी। उसे याद आता है कि कल कैसे राहुल ने उसे इतनी मिन्नतें करके मनाया था कि वह उसके साथ एक लंच करना चाहता है। हमेशा की तरह गुनगुन उसे पूरी तरह से रेफ्यूज कर देती है लेकिन वह आखिरकार मान ही जाती है बाद में। गुनगुन ने इस वक्त जो कपड़े पहने हुए थे वह थी एक सलवार और ऊपर एक टी शर्ट पहनी हुई थी। अपने बालों को उसने जुड़ा बनाया हुआ था और बस से इस वक्त सच में बहुत ज्यादा शर्मिंदगी फील हो रही थी। वहीं राहुल को गुनगुन को इस तरह से देखकर बहुत हंसी आ रही थी। वह जल्दी से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, वैसे ईशानी ने मुझे बताया था कि तुम नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हो, लेकिन मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ था क्योंकि मैं तो हमेशा से यही सोना था कि लड़कियां अपने हाइजीन को बहुत अच्छे से मेंटेन करती है और इसलिए वह कभी भी इस चीज में लापरवाही नहीं करती है। लेकिन जैसे कि कहते हैं कि हर चीज में अपवाद होती है, तो उन अफवाह में से एक अपवाद तुम्हारी जैसी लड़कियों के बारे में भी होगा। उसकी यह बात सुनकर गुनगुन को गुस्सा आ जाता है और वह बोलती है, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो? रात को तो कैसे तुम मेरी मिलते कर रहे थे और अब तुम मेरी हंसी उड़ा रहे हो। और अगर तुम ऐसा ही करने वाले हो तो जो चले जाओ यहाँ से, मुझे नहीं जाना है तुम्हारे साथ कहीं पर भी। इतना कहकर गुनगान तुरंत ही वहां से जाने वाली होती है कि राहुल डर जाता है और वह जल्दी से उसके आगे आते हुए बोलता है, अरे सॉरी यार, मुझे माफ कर दो, बस ऐसे ही कह रहा था। तुम सच में बहुत ज्यादा अच्छी हो और अपनी पर्सनल हाइजीन का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हो। मैंने आज तक तुम जैसी लड़की नहीं देखी है सच में। उसकी बातें सुनकर गुनगुन को थोड़ा अच्छा लगता है और वह उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर में नहाकर आता हूँ, तब तक तुम यहीं पर वेट करो।
अगर तुम्हें जाने की इतनी ही ज्यादा जल्दी है तो तुम जा सकते हो, ठीक है तो मुझे एड्रेस शेयर कर देना, मैं वहीं पर आ जाऊंगी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसकी यह बात सुनकर राहुल तुरंत ही उसके सवाल का जवाब देते हुए बोलता है, नहीं आज मैं फ्री हूँ। जितना टाइम लेना चाहे तुम ले सकती हो, मैं तुम्हारे यहीं पर वेट करूंगा, अब जाओ जल्दी से। उसकी यह बात सुनकर गुनगुन तुरंत ही वहां से चली जाती है। राहुल उसे बस जाता हुआ देखता रहता है और ना चाहते हुए भी उसका चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसके बाद वह वहीं पर लगी हुई एक बेंच पर बैठ जाता है और सामने खेल रहे छोटे छोटे शैतानों को देखने लगता है। थोड़ी ही देर में वह खुद भी उठकर उनके पास खेलने के लिए चला जाता है। ईशानी का ऑफिस। ईशानी इस वक्त अपने चेयर पर बैठी हुई एक फाइल में काम कर रही थी और दूसरे हाथ से लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रही थी कि तभी उसके पर्सनल फोन की रिंग बजने लगती है। वह तुरंत ही बिना देखे फोन उठा लेती है। ईशानी, आपने कहा था कि आज हम मिलने वाले हैं, आप अभी तक आए नहीं है। ईशानी जैसे ही यह आवाज सुनती है वह तुरंत ही अपना काम बंद कर लेती है और जल्दी से फोन को अच्छे से पढ़ते हुए बोलती है, आई एम सॉरी दादाजी, वह तो मैं भूल ही गई थी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं बस अभी थोड़ी देर में निकल ही रही हूँ। वैसे निकिता आंटी भी वहीं पर होगी या फिर उन्हें मुझे पिक करके लेकर आना है। ईशानी की बात सुनकर कि ईशानी वहां पर आने वाली है और प्लान को पोस्टपोन नहीं किया है, दादाजी खुश हो जाते हैं और वह जल्दी से ईशानी के बात का जवाब देते हुए बोलते हैं, नहीं तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। निकिता को हमने पहले ही फोन कर दिया था और वह यहीं पर मौजूद है। हमें आपसे बहुत ज्यादा जरूरी बात करनी है, अगर ऐसा नहीं होता तो हम इस तरह से आपको परेशान नहीं करते। हम जानते हैं कि इस वक्त आप बहुत ज्यादा बिजी हैं। अगर बात जरूरी नहीं होती तो हम आपको कभी भी नहीं बुलाते, लेकिन इस वक्त हमारा आपसे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्लीज जल्दी आइएगा। थोड़ी देर और बात करने के बाद ईशानी फोन रख देती है और अपना सामान समेटते हुए बाहर की तरफ जाने लगती है। नजर एक फाइल पर पड़ जाती है और वह तुरंत ही उसे फाइल को उठाकर देखी है, जिसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। लगता है कि इस जन्म में मेरी किस्मत मेरा साथ कुछ ज्यादा ही दे रही है। क्या बात है, अभी तक यह इवेंट हुआ नहीं है और इसका इनविटेशन भी आने ही वाला होगा। इस बार मैं इस मौके को बिल्कुल भी अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। पहले तो मैं सिद्धार्थ की वजह से इस मौके को छोड़ दिया था, लेकिन इस बार नहीं। तनी ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि लास्ट टाइम जब वह इस इवेंट पर जाने वाली थी तो महल में आ गया था और उसी टाइम पर ईशानी ने सिद्धार्थ को यह नहीं बताया था कि उसका अपना एक बिजनेस है जैसे वह चलती है। के हिसाब से तो ईशानी वही लड़की थी जो हमेशा से ही एक लालची औरत थी और उसके पैसों पर पलती थी। क्योंकि वैदेही ने सिद्धार्थ के सामने उसकी इमेज ही कुछ इस तरह से क्रिएट की थी और सिद्धार्थ भी उसकी इस बात पर विश्वास करता था। कैसी लग रही है आपको ये स्टोरी? अगर पसंद आ रही है तो प्लीज स्टोरी को लाइक करो और कमेंट में जरूर बताएं। क्या लगता है आपको क्या होने वाला है आगे इस स्टोरी में? फाइल में ऐसा भी क्या है जिसे देखकर ईशानी इतनी ज्यादा खुश हो गई है? स्टोरी प्रमोशन। कहते हैं बीता हुआ कल कभी लौटकर वापस नहीं आता है, लेकिन क्या हो जब बीता हुआ कल इतना ज्यादा भयानक हो जिसके चलते भगवान को ना चाहते हुए भी आपको एक और मौका देना पड़े अपनी गलती सुधारने का। ऐसा ही कुछ हुआ था आयशा मेहरा के साथ। उसकी मौत की वजह वह खुद ही थी और उसका अंधा विश्वास था। उसकी खुद की मौत तो बहुत ही भयानक हुई थी, साथ ही साथ उसका अपना पति अर्जुन कपूर जो कि इंडिया का बिजनेस किंग था और साथ ही साथ माफिया का भी, वह भी आयशा को बचाने के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठता है। थोड़ी देर और बात करने के बाद ईशानी फोन रख देती है और अपना सामान समेटते हुए बाहर की तरफ जाने लगती है। नजर एक फाइल पर पड़ जाती है और वह तुरंत ही उसे फाइल को उठाकर देखी है, जिसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। लगता है कि इस जन्म में मेरी किस्मत मेरा साथ कुछ ज्यादा ही दे रही है।
क्या बात है, अभी तक यह इवेंट हुआ नहीं है और इसका इनविटेशन भी आने ही वाला होगा। इस बार मैं इस मौके को बिल्कुल भी अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। पहले तो मैं सिद्धार्थ की वजह से इस मौके को छोड़ दिया था, लेकिन इस बार नहीं। तनी ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि लास्ट टाइम जब वह इस इवेंट पर जाने वाली थी तो महल में आ गया था और उसे टाइम पर ईशानी ने सिद्धार्थ को यह नहीं बताया था कि उसका अपना एक बिजनेस है जैसे वह चलती है। के हिसाब से तो ईशानी वही लड़की थी जो हमेशा से ही एक लालची औरत थी और उसके पैसों पर पलती थी। क्योंकि वैदेही ने सिद्धार्थ के सामने उसकी इमेज ही कुछ इस तरह से क्रिएट की थी और सिद्धार्थ भी उसकी इस बात पर विश्वास करता था। ये सब याद करके ईशानी बस मुस्कुरा देती है और फिर वहां से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ आश्रम में राहुल बच्चों के साथ खेल रहा था और तब तक गुनगुन तैयार होकर वापस आ गई थी। राहुल को इस तरह से बच्चों के साथ खेलता हुआ देखकर गुनगुन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह थोड़ी देर इसी तरह से उन लोगों को देखती रहती है। जब राहुल की नजर उसे पर पड़ती है तो वह तुरंत ही उसके पास आते हुए बोलता है, मुझे लगता है कि अब तुम तैयार हो गई हो, क्या हम जा सकते हैं? उसकी बात सुनकर गुनगुन कुछ नहीं रहती है और बस मुस्कुरा देती है और आगे की तरफ चल देती है, जिसे देखकर राहुल भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। गुनगुन गाड़ी के पास पहुंचकर दरवाजा खोलना ही वाली थी लेकिन उससे पहले ही राहुल वहां पर आ जाता है और गुनगुन को पीछे की तरफ धकेल देता है, जिसे देखकर गुनगुन एक पल के लिए हैरान रह जाती है। उसे समझ में नहीं आता है कि अचानक से राहुल को क्या हो गया है। अभी वही था ना, जो थोड़ी देर पहले कह रहा था कि उन्हें जाने में देर हो रही है, और अब वह से इस तरह से धक्का क्यों दे रहा है। कंफ्यूजन गुनगुन के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। वह ये सब सो ही रही थी कि तभी राहुल आगे बढ़कर उसके लिए पैसेंजर सीट का दरवाजा खुलता है और एक जेंटलमैन की तरह अपना हाथ घुमाते हुए अपनी कमर की तरफ ले आता है और फिर मुस्कुराते हुए गुनगुन की तरफ देखते हुए बोलता है, आप तकलीफ क्यों कर रही हैं? मैं एक जेंटलमैन हूं और मुझे पता है कि लड़कियों को किस तरह से ट्रीट किया जाता है। प्लीज आए और अपनी सेवा का लाभ मुझे दीजिए। उसकी बात सुनकर गुनगुन, जो थोड़ी देर पहले सोच रही थी कि पता नहीं कि ऐसा भी क्या हो गया है, लेकिन अब उसकी बातें सुनकर उसे हंसी आ जाती है और वह अपना सर हिलाकर पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है। ये देखकर राहुल भी मुस्कुरा देता है और वह भी जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। अंदर बैठने के बाद गुनगुन राहुल की तरफ देखते हुए बोलती है, वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मुझे ले जाना कहाँ चाहते हो, क्योंकि जो भी मीटिंग थी वह तो पूरी हो गई है और अब बस हमें उससे प्रोजेक्ट पर काम करना बाकी है। तो फिर तुम मुझे क्यों लेकर जा रहे हो? और अब अगर कोई भी काम तुम्हें करना है तो तुम्हें डायरेक्ट ईशानी से कांटेक्ट करना चाहिए। उसकी बात सुनकर राहुल गाड़ी चलाते हुए ही बोलता है, हाँ मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ लेकिन ये कोई मीटिंग नहीं है। ये तो बस मेरा कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ लंच पर लेकर जाना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर गुनगुन उसे घूरकर देखने लगती है, जिसे देखकर राहुल तुरंत ही अपने दांत दिखा देता है और बोलता है, अरे यार, अगर मैं तुमसे पूछता तो फिर तुम मुझे डायरेक्ट मना कर देती, और फिर मैं तुम्हें कैसे लेकर जाता है, इसलिए मैंने ये बहाना बनाया था। आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। उसकी बातें सुनने के बाद भी गुनगुन उसे अभी भी इसी तरह से देख रही थी। जब राहुल से और बर्दाश्त नहीं होता है तो वह बोल ही देता है, अब तो मैंने सारा सच बता दिया है, तो अब तुम मुझे क्यों इस तरह से देख रही हो? देख रही हूं कि तुम झूठ कितनी अच्छी से बोल लेते हो। क्या कहा तुमने कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? तो क्या जो सिद्धार्थ जी है वह तुम्हारी दोस्त नहीं है? मुझे लगता है इसे भी दोस्ती ही कहते हैं, है ना? उसकी बात सुनकर राहुल मुस्कुरा देता है और बोलता है, सॉरी मैंने क्लियर नहीं किया, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे अलावा मेरा कोई फीमेल फ्रेंड नहीं है। कोई लड़की नहीं है जो मेरी दोस्त हो। इस बार गुनगुन से और अजीब तरह से देखती है, जिसे देखकर राहुल समझ जाता है कि वह क्या सोच रही है।
इसलिए गुनगुन कुछ पूछता है, कुछ कहती उससे पहले ही वह उसे सफाई देते हुए बोलता है, ईशानी मेरी बहन है और मैं उससे बहन की तरह ही मानता हूँ। वह मेरी फ्रेंड है लेकिन उससे ज्यादा मेरी बहन है। इसी तरह से दोनों लोग जो करते हुए अपने डेस्टिनेशन की तरफ चले जाते हैं। राजस्थान के एक लग्जरियस होटल के बाहर ईशानी ने इस वक्त अपनी गाड़ी से निकलकर अंदर की तरफ एंट्री की थी। ये होटल किसी और का नहीं बल्कि महेंद्र प्रताप सिंह की प्रॉपर्टी में से ही एक था। वह आराम से अंदर चलते हुए जाती है। आज से पहले वह कभी भी इस होटल में नहीं गई थी। ये होटल सच में दिखने में बहुत ज्यादा लग्जरियस और उसके अंदर जितनी भी चीज थी डेकोरेटिव वह भी बहुत ही ज्यादा शानदार थी। जैसे ही ईशानी अंदर पहुंचती है वहां पर उसे निकिता आंटी के साथ एक और इंसान खड़ा हुआ दिखाई देता है। निकिता आंटी को अपने सामने देखकर ईशानी तुरंत ही उनके पास चली जाती है। निकिता आंटी कैसी हैं आप? बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है। ईशानी की बातें सुनकर निकिता आंटी के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और वह बोलती है, हाँ ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, सच में बहुत ज्यादा टाइम हो गया है हमें मिले हुए। चलो चलते हैं, दादाजी तुम्हारा वेट कर रहे हैं। निकिता आंटी की बात सुनकर ईशानी तुरंत ही अपना सर हमें हिला देती है और होटल के स्वीट की तरफ जाने लगती है। जितना होटल अंदर से शानदार और खूबसूरत था उसके रूम उससे भी ज्यादा खूबसूरती से बनाए गए थे और उनका डिजाइन और इंटीरियर भी बहुत सुंदर था। जैसे ही दादाजी अपनी पोती को आते हुए देखते हैं वह तुरंत ही सोफे से उठकर उसकी तरफ मुस्कुराते हुए जाते हैं और उसे गले लगाते हुए बोलते हैं, कैसी हो ईशानी? आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? क्या हमने आपको ज्यादा परेशान तो नहीं किया है ना? दादाजी के चेहरे पर इतनी परेशानी देखकर वह तुरंत ही बोलती है, अरे नहीं दादाजी ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे आपको हमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। क्या बात थी वह? उसकी बात सुनकर दादाजी एक नजर निकिता आंटी को देखते हैं और उसके साथ में आए हुए आदमी को देखते हैं जो कि उनका ही एक बॉडीगार्ड था। निकिता आंटी और वह बॉडीगार्ड जैसे ही दादाजी को देखते हैं वह तुरंत ही समझ जाते हैं कि वह दादाजी क्या चाहते हैं, इसलिए वह तुरंत ही एक्सक्यूज में कहकर वहां से चले जाते हैं। ईशानी को भी बात समझ में आ गई थी कि कुछ जरूर बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसके लिए दादाजी ने निकिता आंटी सबको अपने साथ में नहीं रहने दिया है। दादाजी ईशानी को फिर अपने साथ ही सोफे पर बिठाते हैं और उसे एक पानी का गिलास देते हुए बोलते हैं, हाँ हमें आपसे बात करनी है लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा शांत हो जाए। ये लीजिए पानी पीजिए और थोड़ा कुछ खा पी लीजिए, अपने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। सेमी कोलन उद्धरण चिन्ह। दादाजी को अपनी फिक्र करता हुआ देखकर ईशानी भी थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। क्योंकि एक दादाजी और निकिता आंटी और उसके 2-4 ही करीबी लोग थे जो उसकी फिक्र करते थे। सब कुछ हो जाने के बाद दादाजी और ईशानी साथ में बैठे हुए थे। दादाजी के चेहरे पर गंभीरता साफ देखी जा सकती थी। वहीं ईशानी को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा भी क्या हो गया है जिसके लिए दादाजी इतना ज्यादा सोच रहे हैं। दादाजी क्या हो गया है? आप इतना परेशान क्यों है, बताइए ना मुझे। मुझे सच में आपको इस तरह से देखकर बहुत टेंशन हो रही है, प्लीज बताइए क्या हुआ है आखिरकार। दादाजी एक गहरी लंबी सांस लेते हैं और उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं, हम जानते हैं कि आज तक आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है वह सब हमारी वजह से ही हुआ है। कहीं ना कहीं हमारी ही गलतियां रही हैं, आपके दुखों का कारण हम ही रहे हैं। उसके लिए हम आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। हम ही थे जिसके कहने पर अपने आंख बंद करके विश्वास कर लिया था और सिद्धार्थ से शादी कर ली थी। पर बेटा हम नहीं जानते थे कि आपके साथ यह सब हो जाएगा। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम हमारी बच्ची को खुशियों का महल नहीं बल्कि दुखों का पहाड़ दे रहे हैं। ये सब कहते हुए दादाजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ईशानी तुरंत ही दादाजी के हाथ को पकड़ती है और अपने दूसरे हाथ से उनकी आंखों में आए आंसुओं को पूछते हुए बोलती है, नहीं दादाजी, प्लीज आप इस तरह से मत बोलिए। इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी।
किसी भी इंसान के शक्ल पर नहीं लिखा होता है कि वह इंसान अच्छा है या बुरा है। आपको तो बस मेरी खुशियां चाहिए थी और इसलिए ही आपने ये सब कुछ किया था। ईशानी की बात सुनकर दादाजी को थोड़ा तो अच्छा लगता है, लेकिन वह जानते थे कि कहीं ना कहीं ये सब उनकी ही गलतियों का नतीजा था। दादाजी बोलते हैं, मैं जानता हूं कि सिद्धार्थ तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, और इस गलती का पछतावा मुझे जिंदगी भर रहेगा। लेकिन बेटा, मैं तुमसे हाथ जोड़कर एक और विनती करना चाहता हूं। उसे समय तो मैं तुमसे पूछा नहीं था ये सवाल, लेकिन इस बार मैं तुमसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ। बेटा, क्या कोई ऐसा है जिसे तुम पसंद करती हो, जिसे तुम प्यार करती हो, जिसे तुम शादी करना चाहती हो? फ्रेंड्स, क्या लगता है आपको क्या जवाब देगी ईशानी दादाजी के सवाल का? स्टोरी प्रमोशन। कहते हैं बीता हुआ कल कभी लौटकर वापस नहीं आता है। लेकिन क्या हो जब बीता हुआ कल इतना ज्यादा भयानक हो जिसके चलते भगवान को ना चाहते हुए भी आपको एक और मौका देना पड़े अपनी गलती सुधारने का। ऐसा ही कुछ हुआ था आयशा मेहरा के साथ। उसकी मौत की वजह वह खुद ही थी और उसका अंधा विश्वास था। उसकी खुद की मौत तो बहुत ही भयानक हुई थी, साथ ही साथ उसका अपना पति अर्जुन कपूर, जो कि इंडिया का बिजनेस किंग था और साथ ही साथ माफिया का भी, वह भी आयशा को बचाने के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठता है। ये सब कहते हुए दादाजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ईशानी तुरंत ही दादाजी के हाथ को पकड़ती है और अपने दूसरे हाथ से उनकी आंखों में आए आंसुओं को पोंछते हुए बोलती है, नहीं दादाजी, प्लीज आप इस तरह से मत बोलिए। इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। किसी भी इंसान के शक्ल पर नहीं लिखा होता है कि वह इंसान अच्छा है या बुरा है। आपको तो बस मेरी खुशियां चाहिए थी और इसलिए ही आपने ये सब कुछ किया था। ईशानी की बात सुनकर दादाजी को थोड़ा तो अच्छा लगता है, लेकिन वह जानते थे कि कहीं ना कहीं ये सब उनकी ही गलतियों का नतीजा था। दादाजी बोलते हैं, मैं जानता हूं कि सिद्धार्थ तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, और इस गलती का पछतावा मुझे जिंदगी भर रहेगा। लेकिन बेटा, मैं तुमसे हाथ जोड़कर एक और विनती करना चाहता हूं। उसे समय तो मैं तुमसे पूछा नहीं था ये सवाल, लेकिन इस बार मैं तुमसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ। बेटा, क्या कोई ऐसा है जिसे तुम पसंद करती हो, जिसे तुम प्यार करती हो, जिसे तुम शादी करना चाहती हो? दादाजी की बात सुनकर ईशानी एक पल के लिए हैरान रह जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि इस वक्त दादाजी के सवाल का उसे क्या जवाब देना चाहिए, क्योंकि वह जानती थी कि दादाजी जो कुछ भी पूछ रहे हैं या कर रहे हैं वह सब उसकी खुशी के लिए ही कर रहे हैं। दादाजी, आपको जानते हैं कि मैं एक अनस लड़की हूं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ऐसे में प्यार व्यार के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ती थी, और आपने जब उसे कहा था कि मुझे सिद्धार्थ से शादी कर लेनी चाहिए, तो मैं बिना कुछ सोचे समझ आपका यह फैसला मान लिया था। उसे टाइम पर मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, क्योंकि अगर होता तो मैं आपको इस टाइम पर बता देती। तो अब जब मैं किसी की वाइफ थी तो मेरे किसी और के साथ होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। मेरी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है जिसमें पसंद करती हूँ। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से आप इस बारे में क्यों पूछ रहे हैं। मैं बस अब अपने करियर पर फोकस करना चाहती हूँ और इस तरह की चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहती हूँ। मुझे अब सच में इन शादी और प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना है। इस दुनिया में प्यार जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। ये सब हमारी दिल के उपज होती है और कुछ नहीं होता है। अब मैं बस अपने लिए जीना चाहती हूँ और किसी के लिए भी नहीं। अब मैं बस अपने सपने पूरा करूंगी, किसी और के सपनों के लिए मैं अपने सपनों का गला नहीं घूटूंगी। ये सब कहते हुए ईशानी की आवाज रन सी गई थी और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वही दादाजी को अपनी पोती की बातें सुनकर बहुत तकलीफ हो रही थी। खासकर के तो वह बात सुनकर जब ईशानी ने ये कहा था कि वह एक अनाथ लड़की है। वह उसे बताना चाहते थे कि वह अनाथ लड़की नहीं है, बल्कि वह राजस्थान की हुकुम शाह की इकलौती पोती है। लेकिन अफसोस कि वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे।
अपनी बातें खत्म करने के बाद ईशानी दादाजी की तरफ देखती है, जहां उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। ईशानी अपने ऊपर तो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन दादाजी को इस तरह से नहीं देखना चाहती थी। वह तुरंत ही दादाजी के आंसू पूछता है और जल्दी से बोलती है, आई एम सॉरी दादाजी, अगर आपको मेरी बातों का बुरा लगा हो तो। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी कहना या करना नहीं चाहती थी। एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि आप मेरी बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं और मेरी बहुत ख्याल रखते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ईशानी की बात सुनकर दादाजी उसे तुरंत ही गले लगा लेते हो और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलते हैं, नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नहीं, हमने पहले तुम्हारे बारे में सोचा था और ना ही अब हम तुम्हारे बारे में सोच रहे थे। हम आपकी खुशियां चाहते हैं, लेकिन आपकी खुशियों में हम आपकी ही राजामंदी लेना भूल जाते हैं। आपकी जिंदगी के फैसले करने का हक सिर्फ आपको है, ये बात हम बार बार भूल जाते हैं। हमें माफ कर दीजिए। हमें माफ कर दीजिए जो हमने सिद्धार्थ से आपको शादी करने के लिए फोर्स किया था। हमें लगा था कि आप सिद्धार्थ के साथ शादी कर बहुत खुश होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हम बस आपसे जानना चाहते थे कि आप आगे क्या करना चाहती हैं। हम यह नहीं देखना चाहते हैं कि आप जिंदगी भर अकेली रहे। आप हमारी पोती हैं और हम हमारी पोती को इस तरह से वीरान जिंदगी जीता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। बस इसलिए हमने आपको यहाँ पर बात करने के लिए बुलाया था। लेकिन हमें यह नहीं पता था कि हमने आपका दिल दुखा दिया है। हमें माफ कर दीजिए ईशानी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। दादाजी की बातें सुनकर ईशानी को इतना तो पता चल गया था कि कुछ ना कुछ जरूर हुआ है, जिसके बारे में अभी तक दादाजी ने उन्हें बताया नहीं है। ये सोचकर ही ईशानी तुरंत ही दादाजी के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए उनकी आंखों में देखते हुए बोलती है, क्या हुआ है दादाजी, आप हमें साफ साफ बता सकते हैं। हम भी जानते हैं ये बात कि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमारे लिए भला ही सोचते हैं। बताएं क्या हुआ है आपको, हमारी कसम है। ईशानी की बात सुनकर दादाजी थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं और वह बोलते हैं, हम जानते हैं कि आपको हमारी बातें सुनकर बुरा लग सकता है और हो सकता है कि आप हमारी बातें सुनकर हमसे गुस्सा भी हो जाए। लेकिन हमारा यकीन मानिएगा कि हम सिर्फ आपकी खुशी चाहते हैं। दादाजी की बातें सुनकर ईशानी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार दादाजी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसी भी कौन सी बातें करनी है उन्हें, इसके बारे में उन्हें बात करने में इतना ज्यादा डर लग रहा है। ईशानी, हम चाहते हैं कि आप राघव को एक मौका दें। वह एक बहुत अच्छा बच्चा है। हम उसे ज्यादा तो नहीं जानते हैं, लेकिन जितना हमने उन्हें जाना है वह सच में आपके लिए बहुत अच्छे हैं। हमने उनकी नजरों में आपके लिए बहुत प्यार देखा है। जब भी वह आपसे बात करते हैं या जब भी वह आपके बारे में बात करते हैं तो उनकी आंखों में आपके लिए बेशुमार प्यार दिखाई देता है हमें। ईशानी उनकी बातें सुनकर हैरान रह जाती है और वह बोलती है, पर दादाजी हम ऐसा। ईशानी अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही दादाजी उसे बीच में ही रोकते हुए बोलते हैं, हम जानते हैं बेटा कि आप क्या कहना चाह रही हैं। हम भी यह बात बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन इसलिए हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप उनसे शादी कर लो या सगाई कर लो। हम बस ये चाहते हैं कि आप उनके साथ कुछ समय बताएं और अगर उसके बाद भी आपको वह पसंद नहीं आते हैं तो हम आपसे वादा करते हैं कि हम आगे से आपसे यह बातें नहीं कहेंगे। लेकिन प्लीज बेटा, दादाजी की आखिरी बात मान लो, इसके बाद हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। हम हमारी पोती को इस तरह से अकेला जीवन बिताते हुए नहीं देखना चाहते हैं। प्लीज बेटा, मना मत करना। प्लीज हमारी बातों पर गौर जरूर करना। इतना कहने के साथ ही दादाजी अपनी छड़ी को उठाते हैं और वहां से धीरे धीरे करके चले जाते हैं। ईशानी बस उन्हें जाता हुआ देखते ही रह जाती है। वह इस वक्त बहुत बड़ी दुविधा में फंसी हुई थी। कल ही तो राघव ने उसे प्रपोज किया था, उसे बताया था कि वह उसे कितना प्यार करता है।
हालांकि ईशानी उसकी आंखों में देखकर उसके प्यार का अंदाजा लगा सकती थी कि वह सच में बहुत प्यार करता है। लेकिन इस वक्त ईशानी के दिमाग में राघव के लिए ऐसी कोई भी चीज नहीं थी। और आखिर अचानक से ऐसा हो भी कैसे सकता था, अभी तो उसका और सिद्धार्थ का रिश्ता भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। लेकिन वह ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि अब कुछ भी क्यों ना हो जाए, वह सिद्धार्थ को एक भी मौका नहीं देना चाहती है। ईशानी भी खोई हुई सी अपने बैग को उठती है और वहां से चली जाती है। और जाकर तुरंत ही गाड़ी में बैठ जाती है। ड्राइवर ड्राइव करते हुए उसे कंपनी में ले जाता है। और वह जाकर अपने काम में एक बार फिर से मशहूर हो जाती है। दूसरी तरफ राहुल ने गुनगुन की आंखों पर काली पट्टी बंधी थी, जिसकी वजह से गुनगुन को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और वह लगातार बड़बड़े जा रही थी। राहुल, ये क्या बचपना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। शायद तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन मुझे खिड़की पर बैठना बहुत पसंद है और बाहर का व्यू देखना इतना अच्छा लगता है। और यहाँ तो तुमने मेरी आंखों पर पट्टी ही बांधी है ताकि मैं कुछ देख ही ना पाऊं। आखिर तुम ऐसा भी क्या करने वाले हो, हम तो सिर्फ यहाँ पर लंच के लिए ही आए हैं ना। राहुल भी उसकी नॉन स्टॉप बातें सुन सुनकर पक गया था। लेकिन बेचारा कर भी क्या सकता था, आखिरकार वह इसी तरह से उसकी बातें सुन सुनकर अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच ही जाता है। और उसकी तरफ का दरवाजा खोलकर उसे तार से बाहर आने में हेल्प करता है। गुनगुन ने इस वक्त एक ब्लैक कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था और अपने बालों को उसने खुला छोड़ा हुआ था और एक क्लिप अपने बाल में लगाई हुई थी। कानों में उसने नॉर्मल ईयरिंग पहने हुए थे। और गले में एक छोटा सा पैंडल पहना हुआ था। वैसे तो उसे जूते पहनना ही ज्यादा पसंद है और उसमें ही वह कंफर्टेबल फील करती है। लेकिन ड्रेस के ऊपर जूते पहनती तो वह ज्यादा अच्छा नहीं लगता, इसलिए बेचारी ने न चाहते हुए भी थोड़ी हाई हील के सैंडल पहने हुए थे। कुल मिलाकर वह बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और अपने हाथ में उसने एक ब्रेसलेट पहना हुआ था। राहुल उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर की तरफ ले जाने लगता है। और उसे गाइड भी कर रहा था ताकि वह गिर ना जाए। थोड़ी ही देर में राहुल से एक कमरे में ले आता है जो कि एक प्राइवेट रूम था। अब जब गुनगुन को और सब्र नहीं होता है तो वह तुरंत ही अपनी पट्टी खुद ही अपने हाथों से हटा देती है। लेकिन जैसे ही वह अपने सामने का नजारा देखते हैं, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। क्या लगता है फ्रेंड्स, आखिर क्या फैसला लेगी ईशानी? आखिर राहुल कहां पर लेकर आया है गुनगुन को और गुनगुन इतनी ज्यादा सरप्राइज क्यों हो गई है? राहुल भी उसकी नॉन स्टॉप बातें सुन सुनकर पक गया था। लेकिन बेचारा कर भी क्या सकता था, आखिरकार वह इसी तरह से उसकी बातें सुन सुनकर अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच ही जाता है। और उसकी तरफ का दरवाजा खोलकर उसे तार से बाहर आने में हेल्प करता है। गुनगुन ने इस वक्त एक ब्लैक कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था और अपने बालों को उसने खुला छोड़ा हुआ था और एक क्लिप अपने बाल में लगाई हुई थी। कानों में उसने नॉर्मल ईयरिंग पहने हुए थे। और गले में एक छोटा सा पैंडल पहना हुआ था। वैसे तो उसे जूते पहनना ही ज्यादा पसंद है और उसमें ही वह कंफर्टेबल फील करती है। लेकिन ड्रेस के ऊपर जूते पहनती तो वह ज्यादा अच्छा नहीं लगता, इसलिए बेचारी ने न चाहते हुए भी थोड़ी हाई हील के सैंडल पहने हुए थे। कुल मिलाकर वह बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और अपने हाथ में उसने एक ब्रेसलेट पहना हुआ था। राहुल उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर की तरफ ले जाने लगता है। और उसे गाइड भी कर रहा था ताकि वह गिर ना जाए। थोड़ी ही देर में राहुल से एक कमरे में ले आता है जो कि एक प्राइवेट रूम था। अब जब गुनगुन को और सब्र नहीं होता है तो वह तुरंत ही अपनी पट्टी खुद ही अपने हाथों से हटा देती है। लेकिन जैसे ही वह अपने सामने का नजारा देखते हैं, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। देखकर ही पता चल रहा था कि यह किसी शानदार होटल का शानदार रूम है जिसे बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया गया था। व्हाइट कलर के रूम को पूरे रेड कलर की थीम के साथ सजाया गया था और उसमें बहुत सारे हॉट शेप के बलून्स लगे हुए थे। और साथ में सामने वाली दीवार पर रोज पेटल के जरिए और रोज उसके जरिए आई लव यू लिखा हुआ।
और सामने एक गोल कांच की टेबल थी, उसके ऊपर एक हॉट का रेड वेलवेट केक रखा हुआ था। एक मध्यम मध्यम म्यूजिक बज रहा था जो कि एक रोमांटिक म्यूजिक था, देखने में एकदम परफेक्ट डेट नजर आ रही थी। गुनगुन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब उसके लिए किया गया था। वह कुछ पूछने के लिए पीछे मुड़कर राहुल को देखते हैं तो राहुल अपने घुटनों के बाल अपने हाथ में एक डायमंड की रिंग लिए उसकी तरफ ही मुस्कुराकर देख रहा था। आई लव यू गुनगुन। जब से मैं तुम्हें पहली बार देखा था मैं तब से ही तुम्हारे प्यार में पागल हो गया था। और मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। क्या तुम मुझ जैसे पागल के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहोगी? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? राहुल के मुंह से शादी वाला शब्द सुनकर गुनगुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर राहुल ने उसे सिर्फ प्रपोज किया होता उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए, तो गुनगुन कभी भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन शादी एक ऐसा वादा है जो कि हर लड़की अपने प्यार करने वाले के मुंह से सुनना चाहती है। राहुल को जब पहली बार गुनगुन ने देखा था तो वह भी उसके प्यार में पड़ गई थी। लेकिन वह एक लड़की थी और वह इस तरह से अपने प्यार का इजहार राहुल को नहीं कर सकती थी। वरना शायद उसे ये लग सकता था। वह सोचती थी कि अगर उसने अपने प्यार का इजहार राहुल को किया तो कहीं उससे गलतफहमी ना हो जाए। क्योंकि गुनगुन कोई आम लड़की नहीं थी बल्कि एक अनाथ लड़की थी। और वह जानती थी कि अगर उसने प्रपोज किया और राहुल को लगा कि वह उसकी पैसों की वजह से उसे पसंद करती है, तो वह कहीं उससे नफरत ना करने लगे। बस यही सोचकर कभी भी गुनगुन की हिम्मत नहीं हुई थी कि वह राहुल को प्रपोज करे। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि राहुल उसे प्यार करता है। शादी सारी जिंदगी अपने प्यार के साथ रहने का एक अटूट बंधन होता है, जिसे दुनिया वाले इज्जत, प्यार और सम्मान सब देते हैं। राहुल ये सब कहने के बाद बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रहा था। कहीं गुनगुना उसके प्रपोज को रिजेक्ट कर दिया तो, कहीं उसे उसकी बातें सुनकर गुस्सा आ गया तो वह क्या करेगा, कहीं उसने उसे छोड़ दिया तो। ये सब सोते हुए राहुल के माथे पर ठंडा पसीना आ जाता है और वह तुरंत ही पैनिक होने लगता है। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी जब राहुल को कोई जवाब नहीं मिलता है, तो उसका चेहरा बिल्कुल किसी मुरझाए हुए फूलों की तरह हो जाता है। और वह अपनी जगह से खड़ा होकर बहुत ही लो और मायूस आवाज में बोलता है, आई एम सॉरी, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन जब से मैं तुम्हें पहली बार देखा था मैं तब से ही तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ जैसी फीलिंग्स मेरे दिल में तुम्हारे लिए है वैसी फीलिंग्स तुम्हारे दिल में मेरे लिए ना भी हूँ। देखो, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम अभी दोस्त रह सकते हैं। हमारा दोस्ती का रिश्ता कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए, ठीक है? वही गुनगुन तो अपने ही ख्यालों की दुनिया में खोई हुई थी। वह अपने होश में तब आती है जब राहुल की आवाज उसे सुनाई देती है। और जैसे ही वह उसकी आवाज सुनती है उसे पता चल जाता है कि राहुल कितना ज्यादा उदास है उसके कुछ ना खाने की वजह से, जिसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह बोलती है, हाँ मुझे अभी तुम पसंद नहीं हो। मतलब पसंद हो, लेकिन अभी वह वाली फीलिंग्स तुम्हारे लिए मेरे दिल में डेवलप नहीं हुई है। उसकी बातें सुनकर राहुल, जो थोड़ी देर पहले उदास और मायूस महसूस कर रहा था, अचानक से उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वह जल्दी से बोलता है, मतलब तुम भी मुझे पसंद करती हो? तुमने मेरा प्रपोज एक्सेप्ट कर लिया, मतलब आई लव यू, आई लव यू। इतना कहकर वह जल्दी से आगे बढ़ता है और गुनगुन को कस के गले लगा लेता है, जिससे गुनगुन को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। राहुल को धक्का देकर खुद से दूर करती है और जल्दी जल्दी सांस लेते हुए उसकी तरफ घूरकर देखती है और बोलती है, बेवकूफ, मैं यह नहीं कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ या मैं तुम्हारा प्रपोज एक्सेप्ट कर लिया है। उसकी बातें सुनकर राहुल कंफ्यूज हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता है कि आखिरकार गुनगुन क्या कहने की कोशिश कर रही है। अभी तो उसने उसने कहा कि वह उसे पसंद करती हो और अब वह मना कर रही है, ऐसा क्यों?
उसे सच में समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वह कंफ्यूज नजरों से गुनगुन की तरफ देखने लगता है, जिसे देखकर गुनगुन मुस्कुराते हुए बोलती है, मतलब ये कि तुम सच में एक नंबर के बेवकूफ हो। अभी हमें मिले हुए कितना ही टाइम हुआ है, ज्यादा से ज्यादा 10-15 दिन। और जब भी हम मिले हैं काम के सिलसिले में ही मिले हैं, जहां काम की बातें कम और लड़ाइयां ज्यादा हुई है। अगर कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है तो वह उससे प्यार से बातें करता है, उसकी तारीफ करता है। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुमने आज तक कभी मेरी तारीफ नहीं की और हमेशा मुझसे लड़ते झगड़ते रहते हो। और अब एकदम से अचानक से आकर मेरे सामने रिंग लेकर खड़े हो गए हो, ये कहते हुए कि तुम मुझसे प्यार करते हो। हालांकि अभी मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हें मुझे अपने के लिए मेहनत करनी होगी। उसकी बातें सुनकर राहुल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब वह पॉजिटिव बातें करती तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता। और जब वह उसे ऐसी कोई बात कहती है जिससे कि यह आसान नजर आ रहे हो कि वह उससे दूर जा सकती है, तो उसका दिल धड़कन ही भूल जाता था। राहुल के दिल की हालत इस वक्त ऐसी हो गई थी जैसे कि कोई रोलर कोस्टर हो। जल्दी से गुनगुन के पास जाता है और बोलता है, तुम कहना क्या चाह रही हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या तुम मुझे डिटेल में बता सकती हो कि आखिरकार तुम चाहती क्या हो मुझसे? और मेहनत मेहनत में मुझे क्या करना है? मैं पहले से ही काम करता हूँ, मेरी कंपनी है जहां मैं काम करता हूं, तुम चाहो तो उसे कंपनी में आकर देख भी सकती हो। उसकी बात सुनकर गुनगुन को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे इस वक्त हंसना चाहिए या रोना चाहिए। क्या इस डफर को सच में समझ में नहीं आया है कि वह क्या कहने की कोशिश कर रही है? राहुल, तुम कितने ज्यादा बेवकूफ हो। मैं ये कह रही हूं कि जब तक मैं हाँ नहीं कह देती तब तक तुम मुझे मानाओ, मुझे डेट पर लेकर जाओ, मुझे घुमाओ। मैं भी वह हर एक चीज करना चाहती हूँ जो कि एक नॉर्मल लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ करती है। और जब मुझे लगेगा कि तुम मेरे लिए एकदम राइट चॉइस हो तो फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगी। लेकिन तब तक के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्या तुम तैयार हो? उसकी बात सुनकर राहुल के चेहरे पर तुरंत ही मुस्कान आ जाती है और वह बोलता है, मैं हर वह काम करूंगा जो तुम्हें पसंद है और जिसे तुम मुझे पसंद करो। मैं वादा करता हूं एक ना एक दिन तो मैं तुम्हारा दिल जीत ही लूंगा। तभी उसकी नजर अपने हाथ में पड़ी हुई उस डायमंड रिंग पर जाती है, जिसे देखकर वह गुनगुन की तरफ देखते हुए बोलता है, अच्छा तो अगर अब तुम आदि मन ही गई हो तो क्या तुम मेरी तरफ से यह पहला गिफ्ट एक्सेप्ट करोगी? ये कहते हुए राहुल अपने हाथ में पड़ी हुई उससे रिंग को गुनगुन के सामने कर देता है। बोरिंग सच में बहुत ज्यादा प्यारी थी और बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी, लेकिन गुनगुन जानती थी कि जितनी छोटी यह रिंग दिखाई दे रही है वह उतनी ही ज्यादा महंगी है। और अभी वह राहुल से ऐसा कोई भी गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। इसलिए वह मुस्कुराते हुए बोलती है, नहीं, मैं अभी तक पूरी तरह से तुम्हें हाँ नहीं कहा है, इसलिए मैं तुमसे ये रिंग नहीं ले सकती हूँ। लेकिन अभी तुम्हारे पास एक और चीज है जिसे मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ। उसकी बात सुनकर राहुल को समझ में नहीं आता है कि वह क्या कहने की कोशिश कर रही है। गुनगुन भी यह बात समझ जाती है, इसलिए वह तुरंत ही उससे टेबल के पास जाकर पहुंच जाती है जहां पर रेड वेलवेट केक रखा हुआ था। वह केक देखने में ही इतना ज्यादा यम्मी दिखाई दे रहा था कि वह अभी उससे खो जाए। लेकिन फिर भी वह अपने आप पर कंट्रोल करती है और राहुल की तरफ दिखती है। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का चैप्टर? अगर पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में एक हॉट जरूर दीजिएगा। तभी उसकी नजर अपने हाथ में पड़ी हुई उस डायमंड रिंग पर जाती है, जिसे देखकर वह गुनगुन की तरफ देखते हुए बोलता है, अच्छा तो अगर अब तुम आदि मन ही गई हो तो क्या तुम मेरी तरफ से यह पहला गिफ्ट एक्सेप्ट करोगी? ये कहते हुए राहुल अपने हाथ में पड़ी हुई उससे रिंग को गुनगुन के सामने कर देता है। बोरिंग सच में बहुत ज्यादा प्यारी थी और बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी, लेकिन गुनगुन जानती थी कि जितनी छोटी यह रिंग दिखाई दे रही है वह उतनी ही ज्यादा महंगी है। और अभी वह राहुल से ऐसा कोई भी गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी।
इसलिए वह मुस्कुराते हुए बोलती है, नहीं, मैं अभी तक पूरी तरह से तुम्हें हाँ नहीं कहा है, इसलिए मैं तुमसे ये रिंग नहीं ले सकती हूँ। लेकिन अभी तुम्हारे पास एक और चीज है जिसे मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ। उसकी बात सुनकर राहुल को समझ में नहीं आता है कि वह क्या कहने की कोशिश कर रही है। गुनगुन भी यह बात समझ जाती है, इसलिए वह तुरंत ही उससे टेबल के पास जाकर पहुंच जाती है जहां पर रेड वेलवेट केक रखा हुआ था। वह केक देखने में ही इतना ज्यादा यम्मी दिखाई दे रहा था कि वह अभी उससे खो जाए। लेकिन फिर भी वह अपने आप पर कंट्रोल करती है और राहुल की तरफ दिखती है। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि जब तक तुम मुझे अपना बना नहीं लेते हो तब तक मैं टोकन के तौर पर इस केक को ले सकती हूँ। उसकी बात सुनकर राहुल को हंसी आ जाती है, लेकिन वह कुछ कहता नहीं है और तुरंत ही जाकर उसके लिए चेक खींच देता है। जिसे देखकर गुनगुन के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और वह तुरंत ही एलिगेंट तरीके से उससे चेहरे पर बैठ जाती है। उसे आप और इंतजार नहीं हो रहा था, इसलिए वह तुरंत ही नाइट उठाती है और उसे उस केक को कट कर देती है। राहुल जब ये देखा है तो वह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वह अपने मन में बोलता है, वह आज पहली बार मुझे अपने प्यार के हाथों से खाने का मौका मिलेगा। कितनी अच्छी फीलिंग होगी ना वह। फिर मैं भी उसे अपने हाथों से खिलाऊंगा, सच में एक रोमांटिक डेट हो जाएगी ये तो। भले ही इसमें अभी तक हाँ नहीं कहा है, लेकिन मना भी तो नहीं किया है ना। यही सब सोते हुए बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। लेकिन उसे बेचारे को कहाँ पता था कि थोड़ी ही देर में उसके सपने चकनाचूर होने वाले हैं। क्योंकि सामने बैठी हुई वीडियो में तुरंत ही केक का पीस काटकर अपनी प्लेट में रख लिया था और फॉक्स उठाकर आराम से खाने लगती है। जिसे देखकर राहुल का मुंह बन जाता है और वह बोलता है, तुम्हें नहीं लगता है कि जब हम केक कट करते हैं तो हमें दूसरों को केक खिलाना चाहिए? लेकिन तुम तो यहाँ पर अकेले ही अकेले खा रही हो, ये तो गलत बात है ना। उसकी बात सुनकर गुनगुन कैजुअल ही जवाब देती है, हाँ तो अभी तुम मेरे कौन से हस्बैंड बन गए हो, ये हमारी एनिवर्सरी है, ये तो मुझे तुम्हें पहले केक खिलाना चाहिए था। मुझे ये केक पसंद आया था इसलिए मैंने खा लिया। और अगर तुम्हें खाना है तो तुम भी खा लो, मैं कौन सा तुम्हें मना कर रही हूँ कि तुम यह नहीं खा सकते। राहुल को इस वक्त समझ में नहीं आ रहा था कि उसे उसके इस सवाल का क्या जवाब देना चाहिए। इसलिए वह बेचारा अपना मन मारकर दूसरी चेयर पर बैठ जाता है और अपने ही हाथ से केक कट करके खाने लगता है। थोड़ी ही देर में वहां पर एक बेटा रहता है, रूम दोनों का ऑर्डर लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ द फूड ऑफ हेवन के हेडक्वार्टर में ईशानी अपने केबिन में बैठकर कुछ काम कर रही थी और लेकिन वह अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। बार बार उसके दिमाग में बस दादाजी की कही हुई बातें ही घूम रही थी। जब आखिरकार उसे और बर्दाश्त नहीं होता है तो वह तुरंत किसी साइड में पड़ा हुआ अपना मोबाइल उठाती है और एक नंबर डायल कर देती है। नंबर डायल होने के 2 सेकंड बाद ही कॉल को रिसीव कर लिया जाता है और सामने से कड़क और एक डोमिनेटिंग आवाज सुनाई देती है। जिसे सुनकर ईशानी तुरंत ही बोलती है, राघव, क्या हम आज मिल सकते हैं? क्या आप अभी फ्री हो? अगर हाथों में थोड़ी ही देर में आपसे मिलने के लिए आ रही हूँ। उसकी बात सुनकर राघव तुरंत ही बोलता है, क्या हुआ ईशानी, आप बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रही है। कुछ हुआ है क्या, आप मुझे बता सकती है? आप मुझे बताएं, मैं अपने लेवल का बेस्ट करने की कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने के लिए। ईशानी जानती थी कि राहुल सच में उसको बहुत ज्यादा पसंद करता है और उसे प्यार करता है और उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है। इसलिए वह भी नर्म लहजे में बोलती है, मिस्टर राघव, जो भी मुझे बात करनी है वह मिलकर हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आधे घंटे में हम मिल सकते हैं, ओके, मैं आपको एड्रेस सेंड कर दूंगी। इतना कहकर ईशानी तुरंत ही फोन काट देती है। अब जाकर उसे काफी अच्छा लग रहा था और वह वापस से इस फाइल पर काम करने लगती है जिस पर वह थोड़ी देर पहले काम कर रही थी। तो 2 दिन बाद यह इवेंट ऑर्गेनाइजर होने वाला है। चलो देखते हैं इस बार क्या होने वाला है। लास्ट टाइम तो मैं अटेंड नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार जरूर अटेंड करूंगी।
हो सकता है मेरा कुछ फायदा हो जाए जिससे मैं अपने बिजनेस को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर सकूं और अपने आप को और भी ज्यादा ताकतवर कर सकूं। ये सब कहते हुए वह तुरंत ही उसे फाइल को बंद करती है और वापस से अपने साथ लेकर बाहर की तरफ निकल जाती है और रास्ते में जाते हुए वह एड्रेस राघव को सेंड कर देती है। महल के एक रूम में वैदेही और साथ में नव्या बैठी हुई थी और उसके साथ बहुत दिनों बाद अहिल्या भी दिखाई दे रही थी, जो कि आज ही वापस लौटी थी। वह सबसे कह कर गई थी कि वह तीर्थ यात्रा के लिए गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वह तो बाहर देश गई हुई थी ताकि थोड़ी एंजॉयमेंट कर सके। नव्या कोई इस वक्त सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वह वैदेही की तरफ घूरते हुए बोलती है, वैदेही मुझे नहीं पता है कि तुम ये कैसे करोगी या कैसे नहीं, लेकिन मुझे अभी के अभी पैसे चाहिए। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम तो जानती ही हो तो मैं क्या कर सकती हूँ। और अपने दिमाग से यह ख्याल तो निकल ही देना कि तुम मेरे साथ कुछ गलत करोगी और मैं पलटवार नहीं करूंगी। क्योंकि मैंने पहले ही तुम्हारे साथ बहुत काम किया हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। और मैं जानती हूँ कि तुम कितनी ज्यादा जहरीले हो सकती हो। उसकी बात सुनकर वैदेही को भी गुस्सा आ जाता है और वह भी उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए अपनी उंगली पॉइंट करती है और बोलती है, ये लड़की अपनी औकात मत भूल समझी। भूल मत के मैं तुझे गटर की नली से उठा कर लेकर आई थी और आज तू महल में आकर इस तरह की बातें कर रही है मुझे। और वैसे भी मैं तुझे बहुत पैसे दे चुकी हूँ, अब मेरे पास सच में पैसे नहीं है तो मैं कहाँ से दूँ। जितने पैसे थे वह मैं तुझे पहले ही दे चुकी हूँ और अब तुम मुझसे और पैसे मांग रही है। सिद्धार्थ से क्यों पैसे नहीं मरती है, जाकर उससे पैसे मांगना। मैंने तुझे उसकी गर्लफ्रेंड बनाया है, उसकी जान और अपनी जान के लिए वह इतना तो कर ही सकता है। उसकी बात सुनकर नव्या को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले, क्योंकि आज से पहले जब भी उसे पैसों की जरूरत होती थी वह सिद्धार्थ से कहती थी और सिद्धार्थ तुरंत ही उससे बहुत सारे पैसे ट्रांसफर कर दिया करता था। लेकिन जब से उसे उसकी सच्चाई के बारे में पता चला है तब से उसने उसे कुछ भी देने से मना कर दिया था। और इस बारे में वह किसी को बता भी नहीं सकती थी, यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। उसे इसी तरह से अपने ख्यालों में गम देखकर वैदेही बोलती है, जाओ जाकर इस बारे में सिद्धार्थ से बात करो और उससे पैसे लो। क्योंकि इस वक्त पैसों की तुमसे ज्यादा जरूरत मुझे है, मेरा बेटा बीमार है जिसे मैं इलाज भी नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि उसके लिए भी पैसों की जरूरत है, लेकिन सिद्धार्थ से मैंने पहले ही इतने पैसे ले लिए हैं, इसलिए अगर आप मैंने उससे और पैसे मांगे तो उससे मुझ पर शक हो सकता है। उसकी बातें सुनकर भी नव्या पर कोई असर नहीं पड़ता है और वह बोलती है, अगर तुमने उससे पहले ही इतने सारे पैसे ले लिए हैं तो इस पैसों में से थोड़े पैसे मुझे दे दो। इसमें इतनी ज्यादा परेशान होने वाली क्या बात है। वैसे भी भूलो मत के थोड़े दिनों पहले तुमने ही मुझे सिद्धार्थ से पैसे लेने के लिए कहा था और मैंने वह पैसे लाकर उसमें से आधे पैसे तुम्हें दे भी दिए थे। वह पैसे कहाँ गई? उनमें से ही मुझे आधे पैसे लौटा दो, क्योंकि इस वक्त मुझे सच में पैसों की बहुत जरूरत है। वो दोनों इस वक्त किसी कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे थे जिससे पूरे रूम में आवाज गूंज रही थी। अगर वह रूम साउंड प्रूफ नहीं होता तो उन दोनों की लड़ाई की आवाज बाहर तक जाती। ऐसा लग रहा था जैसे मोहल्ले में औरतें लड़ाई करती हैं और एक दूसरे को गालियां देती है, इस तरह से वह लड़ रही थी। बस वक्त सिर्फ इतना था कि वह दोनों एक दूसरे की बाल नहीं नोच रही थी और एक दूसरे को गालियां नहीं दे रही थी। लेकिन उन दोनों की बहस सुनकर अब तक अहिल्या के कान जवाब दे गए थे, इसलिए वह उन दोनों को शांत करते हुए बोलती है, तुम दोनों इतनी ज्यादा क्यों लड़ रहे हो, आखिर भूल क्यों जाते हो कि हम सब एक ही साथ काम कर रहे हैं। अगर किसी एक टीवी सच्चाई सिद्धार्थ के सामने आ गई तो हम सब फंस सकते हैं और हम सबको एक साथ ही महल से बाहर निकाल दिया जाएगा। और नव्या, तुम्हारे पास तो पहले से ही बहुत सारे पैसे थे, तो वह कहाँ चले गए हैं। अब यह मत कहना कि तुमने वह सब अय्याशी में खर्च कर दिए हैं, क्योंकि लड़के तुम्हारे साथ सोने के लिए तुम्हें पैसे देते हैं, ना कि तुम उन्हें अपने साथ सोने के लिए पैसे देता हूँ।
विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो इस हिसाब से तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए और तुम फिर भी वैदेही से इस बारे में लड़ रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? ऐसा लग रहा था जैसे मोहल्ले में औरतें लड़ाई करती हैं और एक दूसरे को गालियां देती है, इस तरह से वह लड़ रही थी। बस वक्त सिर्फ इतना था कि वह दोनों एक दूसरे की बाल नहीं नोच रही थी और एक दूसरे को गालियां नहीं दे रही थी। लेकिन उन दोनों की बहस सुनकर अब तक अहिल्या के कान जवाब दे गए थे, इसलिए वह उन दोनों को शांत करते हुए बोलती है, तुम दोनों इतनी ज्यादा क्यों लड़ रहे हो? आखिर भूल क्यों जाते हो कि हम सब एक ही साथ काम कर रहे हैं? अगर किसी एक टीवी सच्चाई सिद्धार्थ के सामने आ गई तो हम सब फंस सकते हैं और हम सबको एक साथ ही महल से बाहर निकाल दिया जाएगा। और नव्या, तुम्हारे पास तो पहले से ही बहुत सारे पैसे थे, तो वह कहाँ चले गए हैं? अब यह मत कहना कि तुमने वह सब अय्याशी में खर्च कर दिए हैं, क्योंकि लड़के तुम्हारे साथ सोने के लिए तुम्हें पैसे देते हैं, ना कि तुम उन्हें अपने साथ सोने के लिए पैसे देता हूँ। तो इस हिसाब से तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए और तुम फिर भी वैदेही से इस बारे में लड़ रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? एक बात बताए आंटी, मुझे शर्म क्यों आनी चाहिए? ये वही थी जो मुझे यहाँ पर लेकर आई थी और उन्होंने कहा था कि जब तक मुझे पैसे मिलते रहेंगे तब तक मैं उनके लिए काम करती रहूंगी। और अब जब मुझे सच में पैसों की जरूरत है तो मैं किसी से पैसे मांगू? आपने कहा कि सिद्धार्थ से इस बारे में बात करो, लेकिन सिद्धार्थ तो पिछले 2 दिनों से घर पर आया कि नहीं है। और वैदेही आंटी, आपको भी पता है कि सिद्धार्थ सब पहले जैसा नहीं रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि डाइवोर्स लेने के बाद वह इतना ज्यादा बदल कैसे गया है। पहले तो वह खुद यही चाहता था और जब वह हो रहा है तब भी उसे इसमें प्रॉब्लम हो रही है। उसकी बातें सुनकर वैदेही और अहिल्या दोनों ही समझ जाती है कि हाँ, कह तो वह बिल्कुल सही रही है। सिद्धार्थ, आप सच में पहले से बहुत ज्यादा बदल गया है। अहिल्या वैदेही और नव्या दोनों को ही समझते हुए बोलती है, पर हमें इस तरह से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम सबका ही मकसद एक है और अगर हम इस तरह से ही लड़ाई करते रहे तो फिर हम एक साथ काम कैसे कर पाएंगे? दोनों ही फिर शांत होकर बैठ जाते हैं, क्योंकि वह तीनों ही जानती थी कि इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। अहिल्या और वैदेही दोनों ही अपने अपने ख्यालों में डूबी हुई थी। वही नव्या अपने मन में बोलती है, यार, इस सिद्धार्थ ने मना किया है। किन लोगों को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, अगर इन्हें कुछ भी पता चल गया तो वह मुझे जान से मार देगा। रूही यार, कहाँ फंस गई है? इससे अच्छी तो तेरी पहले की लाइफ थी। कम से कम पैसों के लिए तुझे इस तरह से तो नहीं करना पड़ता था। राजस्थान के एक फेमस होटल के प्राइवेट रूम में राघव बहुत पहले ही आकर बैठ चुका था। ये पहली बार था जब वह बेचारा किसी और का इंतजार कर रहा था, वरना हर कोई उसका इंतजार करता था। राघव इस वक्त बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रहा था, क्योंकि दादाजी ने फोन करके उसे पहले ही बता दिया था कि उन्होंने ईशानी से इस बारे में बात कर ली है और वह मान भी गई है। अब बस तुम्हें उन्हें कैसे भी करके मानना है। राघव, प्लीज शांत हो जा। इस तरह से हर बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। ये कोई यूपीएससी का एग्जाम नहीं है जैसे तो क्लियर नहीं कर सकता है। शांत, रिलैक्स, ओके रिलैक्स। थोड़ी देर तक हो इसी तरह से बातें करता रहता है, तभी रूम का दरवाजा खुलता है और सामने से ईशानी आती है। ईशानी इस वक्त एक सिंपल मस्टर्ड येलो कलर की साड़ी पहनी हुई थी और साथ में अपने बालों को उसने खुला छोड़ा हुआ था। कानों में डायमंड की इयररिंग्स पहनी हुई थी और साथ में उसने ब्लैक कलर की को हील वाली सैंडल पहनी हुई थी। इनफैक्ट वह काफी खूबसूरत और एलिगेंट दिखाई दे रही थी। वह बिना किसी एक्सप्रेशंस के राघव की तरफ जाती है, जिसे देखकर राघव तुरंत ही खड़ा हो जाता है। जिसे देखकर ईशानी को थोड़ी सी हंसी आ जाती है, क्योंकि वह जानती थी कि वह थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा है। वरना उसे जैसा इंसान जो कि 10-10 इंसानों को एक साथ जान से करने के बाद भी अपनी पलक तक ना झपकाए, ऐसा इंसान इतना ज्यादा नर्वस फील कैसे कर सकता था? राघव तुरंत ही ईशानी को बैठने के लिए कहता है, जिसे देखकर निशानी तुरंत ही एक एलिगेंट पोस्ट लेकर बैठ जाती है और राघव की तरफ देखते हुए बोलती है,
मुझे पता है कि दादाजी ने आपको पहले ही बता दिया होगा कि मैं यहाँ पर किस बारे में बात करने के लिए आई हूँ। राघव बेचारे ने सोचा था कि ईशानी आएगी तो थोड़ी देर के लिए बैठेगी, चाय पाएगी या थोड़ा रिलैक्स करेगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने तो आते ही पॉइंट टू पॉइंट बात करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे राघव और भी ज्यादा नर्वस हो गया था। लेकिन वह अपनी नस नस को अपने चेहरे पर सो नहीं होने देता है और एक कॉन्फिडेंट टन में बोलता है, मिस ईशानी, जैसे कि आप जानती हैं कि मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने आपको सच सच बता दिया था और अभी भी मैं जो कुछ भी कहूंगा सच ही कहूंगा। हमें सच में आपको अपनी लाइफ में लेकर आना चाहता हूँ। और मैं जानता था कि दादाजी इसमें मेरी हेल्प कर सकते हैं, इसलिए मैंने उनसे इस बारे में बात की थी। लेकिन अगर आप इस चीज के लिए तैयार नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन इससे हमारे बिजनेस पर कोई भी असर नहीं होगा। लेकिन एक बात मैं जो आपसे बताना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ वह ये है कि मेरी लाइफ में आपके अलावा और कोई नहीं होगा। चाहे आप हाँ कहे या ना कहीं, मर्जी आपकी है। राघव ये सब कहते हुए काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर भी लग रहा था कि कहानी फ्लो में उसने कुछ ज्यादा तो नहीं कह दिया है। कहीं सच में ईशानी ने अपना इरादा बदल दिया तो वह क्या करेगा। राघव जी, कैसी बातें सोच रहे हो तुम। इरादा तो वह तब बदलेगी न जब पहले इसका कोई इरादा हो। यहाँ तो अभी तक ये नहीं पता है कि तुम्हारा चांस लगे भी वाला है या नहीं। वह ये सब सो ही रहा था कि तभी उसकी फोन की रिंग बजने लगती है, जिसे देखकर वह तुरंत ही फोन उठा लेता है, क्योंकि फोन किसी और का नहीं उसकी मॉम का आ रहा था, जिसे वह कभी भी रिजेक्ट नहीं करता था, चाहे कितना ही बिजी क्यों ना हो। लेकिन फोन उठाने के बाद राघव कुछ कहता है उससे पहले ही उसे उसकी मॉम की आवाज सुनाई देती है, जिसे वह चुपचाप सुन रहा था। हेलो राघव, कहाँ हो तुम? मैं विक्रम को अकेले आने के लिए नहीं कहा था, बल्कि तुम्हें अपने साथ लेकर आने के लिए कहा था। और तुम हो कि तुमने उसे अकेले ही यहाँ पर भेज दिया है। क्या मैं जान सकती हूँ कि ऐसा भी कौन सा काम कर रहे हो तुम? तो तुम्हें एक पल का टाइम नहीं मिल रहा है कि तुम अपनी मम्मी से बात करते हो इस बारे में? क्या तुम्हें सच में अपनी मॉम की याद नहीं आती है? बताओ मुझे, अगर तुम इतने ही ज्यादा बिजी हो तो मुझे बता दो कि तुम कहाँ पर हो, मैं वहां पर आ जाती हूँ। अपनी मम्मी की बात सुनने के बाद राघव के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह तुरंत ही अपनी मॉम को शांत करने के लिए बोलता है, मॉम आप कितनी ज्यादा फिक्र करती हो। विक्रम को जो मैसेज मिला था वह ये था कि मुंबई में जो हमारी कंपनी है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, जिसकी वजह से मेरा जाना जरूरी था, लेकिन मेरा यहाँ पर रहना उससे भी ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं विक्रम को यहाँ से भेज दिया था, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास पूरी सिक्योरिटी है। और रही बात मेरे वापस आने की, तो इस वक्त मैं सच में बहुत ज्यादा बिजी हूँ। जैसे ही मेरा ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है मैं आ जाऊंगा आपसे मिलने के लिए। आई प्रॉमिस मॉम, सच में। ओके ठीक है, बाय। फोन पर बातें करने के बाद राघव एक नजर उठाकर ईशानी को देखा है। ईशानी कब से राघव और उसकी माँ की बातें सुन रही थी, क्योंकि राघव ने फोन स्पीकर पर डाला हुआ था, जिसकी वजह से उन दोनों की बातें वह आराम से सुन सकती थी। ईशानी को सच में इस वक्त राघव से बहुत जलन हो रही थी, क्योंकि उसके पास उसकी माँ थी जो उसकी फिक्र करती थी। लेकिन वह बेचारी तो हमेशा से अनाथ थी, उसने कभी भी अपनी मम्मी पापा का प्यार नहीं पाया था। राघव जब ईशानी को कहीं पर खोया हुआ देखा है तो वह उसके तरफ अपना हाथ हिलाते हुए उसे असल दुनिया में लेकर आता है और बोलता है, क्या हुआ? मुझे पता है कि मुझे दादाजी को हम दोनों के बीच में नहीं लेना चाहिए था। आई एम सॉरी, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। अब आगे से अगर आपको मुझसे मिलना पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं कभी भी आपके सामने नहीं आऊंगा। ये कहते हुए राघव की आंखों में एक अलग सा दर्द दिखाई दे रहा था, जैसे ईशानी ने आराम से पहचान लिया था। आखिर वह इस दर्द से कई बार गुजारी थी, तो उसे कैसे पता नहीं होगा कि वह इस वक्त क्या फील कर रहा है।
हालांकि अपनी नई जिंदगी में वह किसी से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती थी और कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं रखना चाहती थी जिससे कि उससे तकलीफ हो। लेकिन अपने दादाजी के लिए आखिर एक मौका तो वह राघव को दे ही सकती थी। लेकिन इस बार वह सिर्फ लड़की से नहीं उसकी पूरी फैमिली से रिश्ता रखना चाहती थी ताकि कोई भी उसके ऊपर उंगली ना उठा सके। राघव वहां से जाने ही वाला होता है कि उससे पहले है उसे अपने पीछे से ईशानी की आवाज सुनाई देती है। मैं आपको एक मौका दे सकती हूँ लेकिन उससे पहले मुझे आपकी फैमिली से मिलना है। आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना है। अगर उसे दौरान मुझे आप पसंद आते हो या आपकी फैमिली मुझे पसंद करती हो और उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो इस रिश्ते से तो ही हम बात आगे बढ़ाएंगे। मैं ये सिर्फ दादाजी के लिए कर रही हूँ। आगे जाकर मेरे दिल में कोई फीलिंग होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैं एक बार अपने आप को और आपको एक चांस देना चाहती हूँ। क्या आपको ये शर्त मंजूर है? ये कहते हुए राघव की आंखों में एक अलग सा दर्द दिखाई दे रहा था, जैसे ईशानी ने आराम से पहचान लिया था। आखिर वह इस दर्द से कई बार गुजारी थी, तो उसे कैसे पता नहीं होगा कि वह इस वक्त क्या फील कर रहा है। हालांकि अपनी नई जिंदगी में वह किसी से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती थी और कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं रखना चाहती थी जिससे कि उससे तकलीफ हो। लेकिन अपने दादाजी के लिए आखिर एक मौका तो वह राघव को दे ही सकती थी। लेकिन इस बार वह सिर्फ लड़की से नहीं उसकी पूरी फैमिली से रिश्ता रखना चाहती थी ताकि कोई भी उसके ऊपर उंगली ना उठा सके। राघव वहां से जाने ही वाला होता है कि उससे पहले है उसे अपने पीछे से ईशानी की आवाज सुनाई देती है। मैं आपको एक मौका दे सकती हूँ लेकिन उससे पहले मुझे आपकी फैमिली से मिलना है। आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना है। अगर उसे दौरान मुझे आप पसंद आते हो या आपकी फैमिली मुझे पसंद करती हो और उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो इस रिश्ते से तो ही हम बात आगे बढ़ाएंगे। मैं ये सिर्फ दादाजी के लिए कर रही हूँ। आगे जाकर मेरे दिल में कोई फीलिंग होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैं एक बार अपने आप को और आपको एक चांस देना चाहती हूँ। क्या आपको ये शर्त मंजूर है? उसकी यह बात सुनकर राघव थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। उसके चेहरे पर यह सुनकर भी कोई भी एक्सप्रेशंस चेंज नहीं हुए थे। फिर वह बोलता है, ठीक है, अगर आप यही चाहती हो तो यही सही। लेकिन अगर आप ऐसा चाहती हो तो उसके लिए तो आपको मेरे घर पर आना होगा ताकि आप मेरी माँ और मेरी फैमिली को देख सके। राघव ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वह जानता था कि उसकी माँ तो उसकी शादी करने के लिए तैयार है, बस उसे लड़की पसंद होनी चाहिए। और उसे ईशानी का कहना भी सही लगता है, इसलिए वह आगे कुछ नहीं कहता है और तुरंत ही उसकी बात पर राजी हो जाता है। उसकी बातें सुनकर ईशानी भी खुश हो जाती है क्योंकि आखिरकार उसे भी थोड़ा टाइम चाहिए था। वह दादाजी को इस तरह से उदास नहीं देखना चाहती थी, इसलिए उसने ये सब राघव से कहा था। हालांकि अभी उसका ऐसा कोई प्लान नहीं था जहां वह अपनी लाइफ में किसी और को आने की जगह दे। लेकिन उसने ये सब सिर्फ और सिर्फ अपने दादाजी के लिए किया था। उसके बाद दोनों ही लंच करते हैं। लंच करने के बाद दोनों ही बाहर की तरफ जाने लगते हैं। राघव उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं आपके घर ड्रॉप कर सकता हूँ? ईशानी कुछ सोचते हुए हाँ बोल देती है, क्योंकि आज से पहले भी जब वह मंदिर पर गए थे तब राघव ने उससे पूछा था कि क्या वह उसे ड्रॉप कर सकता है। उसे टाइम पर उसने बिना किसी परेशानी के राघव को मना कर दिया था, क्योंकि उसे टाइम पर राघव उसके लिए सिर्फ एक अनजान था जिसकी एक बार उसने जान बचाई थी। लेकिन अब जब वह उसे एक मौका देना चाहती थी उसकी नजरों में, तो अब अगर वह उसे रिजेक्ट करेगी तो ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ईशानी की हाँ सुनकर राघव भी खुश हो जाता है और वह तुरंत ही अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगता है। वहां पर बहुत सारी रेंज रोवर खड़ी हुई थी, लगभग 7 से 8, और बहुत सारे इंसान ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए खड़े थे। ईशानी देखकर ही बता सकती थी यह सब कोई और नहीं बल्कि राघव के सिक्योरिटी गार्ड थे जो कि काफी ज्यादा ट्रेंड और चौंकाने दिखाई दे रहे थे।
ईशानी जानती थी कि राघव अंडरवर्ल्ड से भी जुड़ा हुआ है, जैसे कि वह है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि नॉर्मल लाइफ में भी वह अपने साथ इतने सारे बॉडीगार्ड क्यों रखता है। हालांकि दादाजी ने उसे बता दिया था कि राघव बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान है, लेकिन फिर भी उसने अभी तक उसका असली और नहीं देखा था। ईशानी बिना किसी परेशान की आगे की तरफ जा रही थी। राघव की आगे जाकर पर्सनली उसके लिए बैक सीट का दरवाजा खोलना है। राघव की जो रोल्स रॉयस थी वह कस्टम मेड थी। ईशानी जब अंदर बैठी है तो वह सच में ऐसा फील कर रही थी जैसे वह किसी गाड़ी में नहीं बल्कि किसी रूम में बैठी हुई हो जो कि काफी ज्यादा लग्जरियस है। वही राघव के बॉडीगार्ड जब यह नजारा देखते हैं तो उनकी आंखें बाहर आने को हो गई थी। क्या वह जो कुछ भी अभी अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं वह सब सच है? क्या यह उनके ही कर है जो कि कभी किसी भी लड़की को अपने आसपास भटकने तक नहीं देते हैं? और यहाँ आज वह खुद पर्सनली उसके लिए बेडशीट का दरवाजा खोल रहे हैं। क्या ये लड़की उनकी फ्यूचर लेडी बॉस हो सकती है? सभी लोगों के मन में अलग अलग प्रकार के ख्याल चल रहे थे, लेकिन किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई भी आगे बढ़कर राघव से इस बारे में कुछ पूछ ले। वही राघव ईशानी के बैठने के बाद खुद भी बैठ जाता है, जिसे देखकर उसके बॉडीगार्ड भी तुरंत ही अपनी अपनी कार में बैठ जाते हैं और कारों का काफिला उसे दिशा में बढ़ने लगता है जहां पर जयपुर का महल बना हुआ था। लगभग आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद वह लोग अपनी मंजिल तक पहुंच जाते। जब राघव उसे वहां पर छोड़ता है तो पता नहीं क्यों लेकिन उसके दिल में एक अलग सी बेचैनी हो रही थी। उसका दिल ये कह रहा था, ये जगह इसने के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। गाड़ी से उतरने के बाद ईशानी मुस्कुराते हुए राधा की तरफ देखती है और बोलती है, थैंक यू सो मच श्री राघव। मैं अभी तो नहीं बता सकती हूँ कि मैं कब तक आपके साथ आपके फैमिली से मिलने के लिए आ सकती हूँ, लेकिन बहुत जल्दी मैं आपको इस बारे में इन्फॉर्म कर दूंगी। उसकी बात सुनकर राघव मुस्कुराते हुए बोलता है, आपका जब मन हो आप तब मुझे इस बारे में बता सकती हैं। लेकिन प्लीज क्या आप मेरे लिए एक काम कर सकती हैं? उसकी बात सुनकर एक पल के लिए ईशानी हैरान रह जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि अचानक से राघव को उससे क्या काम आ गया है। क्या ऐसा कोई काम हो सकता है जो कि वह उसके लिए कर सकती है? वह ये सब सो ही रही थी कि तभी उसे राघव की आवाज सुनाई देती है, प्लीज आप मुझे मिस्टर राघव का कर मत बुलाए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि मैं किसी फॉर्मल मीटिंग में बैठा हुआ हूं और वहां पर मेरे कलीग्स मुझे इस तरह से बात कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर ईशानी को हंसी आ जाती है और वह बोलती है, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो फिर आप भी मुझे मिस ईशानी मत बोला कीजिए। मेरा नाम ईशानी है और आप मुझे इसी नाम से बुला सकते हो और आपको मुझे आप खाने की जरूरत नहीं है। हमारा रिश्ता आगे चलकर कैसा होगा ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन एक चीज जरूर है कि मैं आप जैसा दोस्त खोना नहीं चाहती हूँ। तो क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? क्या हम लाइफ लॉन्ग दोस्त रह सकते हैं? उसकी बात सुनकर राघव के चेहरे पर तुरंत ही मुस्कान आ जाती है और वह जल्दी से ईशानी का हाथ पकड़ लेता है जैसे उसने दोस्ती के लिए आगे बढ़ाया हुआ था। उसने ये सब इतनी जल्दी किया था जैसे कि अगर उसने जरा सा भी वक्त गंवाया तो उसका यह मौका उसके हाथ से निकल जाएगा। उसे इतनी जल्दबाजी करता हुआ देखकर ईशानी के चेहरे पर ना चाहते हुए भी मुस्कान आ जाती है और वह अपना सर हिला देती है। उसके बाद वह उसको सी ऑफ करके महल की तरफ जाने लगती है। वह इस वक्त लिविंग हॉल में अपना पहला कदम रखती ही है जहां पर उसे सामने ही सोफे पर बैठे हुए सिद्धार्थ और नव्या दिखाई देते हैं। पता नहीं क्यों लेकिन आज पहली बार उसे सिद्धार्थ और नव्या साथ में बैठे हुए तो दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनके बीच में जो पहले वाली बात थी वह दिखाई नहीं दे रही थी। इन लोगों को क्या हो गया है? क्या सच में सिद्धार्थ में दिमाग आ गया है कि यह लड़की उसके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है? लेकिन मैं तो उसे सारी बात बता ही दी है और उसे सब कुछ पता ही चल गया है। तो अब यह इस लड़की को बाहर क्यों नहीं निकल रहा है?
ये सब ख्याल उसके दिमाग में चल रहे थे, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वह आगे की तरफ जाने ही वाली होती है, वही सिद्धार्थ ने भी ईशानी को देख लिया था। उसे अपने सामने देखकर सिद्धार्थ की आंखों में चमक आ जाती है और वह जल्दी से अपनी जगह से खड़े होकर ईशानी की तरफ जाने ही वाला होता है कि तभी ईशानी का फोन बजता है। ईशानी भी अपने रूम में जाने ही वाली होती है तो वह तुरंत ही अपना फोन उठाती है। हाँ बोलो, क्या हुआ है? क्या, लेकिन ऐसे कैसे हो गया? क्या तुम ठीक हो? सब लोग ठीक तो है ना? ओके, मैं आधे घंटे में वहां पर पहुंच रही हूँ, ठीक है। इतना कहकर ईशानी तुरंत ही उल्टे पांव लेकर महल के बाहर निकल जाती है। वही सिद्धार्थ तो बस उसे जाता हुआ देखा ही रह जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि अचानक से आखिर किसका फोन आया जिसकी वजह से ईशानी इतनी ज्यादा परेशान हो गई है। आखिर इस क्या हुआ है? यह इतनी ज्यादा परेशान क्यों है? मुझे भी जाना चाहिए। इतना कहकर वह वहां से जाने ही वाला होता है कि नव्या, जो कि उसके बगल में बैठी हुई थी, वह हंसने लगती है। नव्या को इस तरह से पागलों की तरह हंसता हुआ देखकर सिद्धार्थ को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से से घूमते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? और इस तरह से पागलों की तरह हंस क्यों रही हो? कहीं तुम्हें मिर्गी का दौरा तो नहीं पड़ गया है ना? उसकी बात सुनकर भी नव्या पर कोई खास असर नहीं होता है और वह हंसते हुए ही बोलती है, नहीं मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है तुम पागल जरूर हो गए हो। तुम्हें क्या लगता है जिस लड़की को तुमने 2 साल तक पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था, अचानक से तुम्हें पता चला कि वह लड़की तुम्हारा सच्चा प्यार है, तो तुम उसकी मदद करने के लिए उसके पीछे जाना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है इस चीज से वह बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी कि हाँ, मेरे पति ने जो पिछले 2 सालों से मुझ पर ध्यान भी नहीं दे रहा था, अब उसे मेरी बहुत फिक्र हो गई है। इतना कहकर वह वहां से जाने ही वाला होता है कि नव्या, जो कि उसके बगल में बैठी हुई थी, वह हंसने लगती है। नव्या को इस तरह से पागलों की तरह हंसता हुआ देखकर सिद्धार्थ को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से से घूमते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? और इस तरह से पागलों की तरह हंस क्यों रही हो? कहीं तुम्हें मिर्गी का दौरा तो नहीं पड़ गया है ना? उसकी बात सुनकर भी नव्या पर कोई खास असर नहीं होता है और वह हंसते हुए ही बोलती है, नहीं मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है तुम पागल जरूर हो गए हो। तुम्हें क्या लगता है जिस लड़की को तुमने 2 साल तक पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था, अचानक से तुम्हें पता चला कि वह लड़की तुम्हारा सच्चा प्यार है, तो तुम उसकी मदद करने के लिए उसके पीछे जाना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है इस चीज से वह बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी कि हाँ, मेरे पति ने जो पिछले 2 सालों से मुझ पर ध्यान भी नहीं दे रहा था, अब उसे मेरी बहुत फिक्र हो गई है। उसकी यह बात सुनकर सिद्धार्थ के आगे बढ़े हुए कदम वहीं पर रुक जाते हैं और वह पीछे मुड़कर उसे देखने लगता है। क्या तुम अपना यह मुंह बंद रख सकती हो? वैसे भी मैं तुमसे तुम्हारी सलाह नहीं मांगी है। मैं जानता हूं मैं क्या किया है और क्या नहीं, और क्या गलतियां की है। तुम ये शुक्र मनाओगे मैं अभी तक तुम्हारी जान नहीं ली है, इसलिए। ये सब कहते हुए सिद्धार्थ काफी ज्यादा वाइल्ड और एग्रेसिव दिखाई दे रहा था और उसके बाद वह तुरंत ही उसे बिना देखे ही वहां से चला जाता है। बाहर जाकर जब वह देखता है तो ईशानी वहां से जा चुकी थी और कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर खड़े हुए गार्ड से वह पूछता है तो वह बोलता है, सर अभी ईशानी मैडम जब घर आई थी तो उन्हें छोड़ने के लिए एक सर यहाँ पर आए थे और बहुत सारी लग्जरियस गाड़ियां भी साथ में आई थी। ईशानी मैडम जस्ट अंदर गई थी, उसके बाद वापस बाहर आकर हो चली गई है। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ एक पल के लिए चौंक जाता है। बहुत सारी लग्जरियस गाड़ियां, आखिर ऐसा भी कौन इंसान हो सकता है जो इतना ज्यादा पावरफुल हो? ईशानी ऐसी किसी इंसान को जानती है। सिद्धार्थ ये सब अपने आप से बोल ही रहा था कि तभी उसे एक चेहरा अपने सामने दिखाई देता है। इस चेहरे को याद करके ही सिद्धार्थ के चेहरे पर गुस्से की लकीरें दिखाई देने लगती है।
राघव अग्निहोत्री, समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर राघव ईशानी को कैसे जानता है। इतना कहकर वह भी अपनी गाड़ियों में बैठ जाता है और अपने पीछे आ रहे बॉडीगार्ड को तुरंत ही इशारे से मना कर देता है, जिसे देखकर वह समझ जाते हैं और उसके पीछे नहीं जाते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब वह बाहर गया था और उसने उन्हें अपने पीछे आने के लिए मना किया था, तभी उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर उन्होंने उसकी सिक्योरिटी के लिए उसका पीछा किया था। इसके बारे में जब सिद्धार्थ को पता चला था तो उसने उन्हें बहुत डांटा था। वहीं दूसरी तरफ ईशानी इस जंगल वाले इलाके में पहुंच गई थी, जहां पर वह पहले वरुण के साथ आई थी, और तुरंत ही अंदर की तरफ चली जाती है। अंदर जाकर जब वह देखी है तो उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता है। वहां पर वरुण और प्राची दोनों ही थे, लेकिन दोनों की ही हालत देखने में ठीक नहीं लग रही थी। ईशानी जैसे ही उन दोनों की ऐसी हालत देखी है, तुरंत ही प्राची के पास आती है, जो कि बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसके माथे पर पट्टियां बंधी हुई थी और उसकी आंखें बंद थी, साथ में ग्लूकोज की बोतल उसके हाथ में लगी हुई थी। वरुण प्राची का हाथ अपने हाथ में पड़े हुए बैठा हुआ था। उसका चेहरा काफी उदास दिखाई दे रहा था। उसे ये तक पता नहीं चला था कि ईशानी यहाँ पर आ गई है। ईशानी वहां पर जाकर वरुण के कंधे पर हाथ रखती है, तब जाकर वरुण अपने होश में वापस आता है। वरुण, क्या हुआ है? तुम लोगों की ऐसी हालत कैसे हो गई? ऐसा लग रहा है जैसे कि एक बार फिर से किसी ने हमला किया है। बताओ मुझे क्या हुआ था। उसकी बातें सुनकर वरुण एक पल के लिए इमोशनल हो जाता है और फिर अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए बोलता है। फ्लैशबैक। वरुण, तो मुझे कहां पर लेकर जाना चाहते हो? तुम जानते हो ना, इस वक्त हमारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है। हमें पता भी नहीं है कि हमारे ऊपर जो घात लगाकर बैठे हुए हैं वो आखिरकार कौन लोग हैं। उसकी बातें सुनकर भी वरुण प्राची की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और उसकी आंखों पर पट्टी बांधते हुए बोलता है, वो मुझे भी पता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम जीना छोड़ दें उसे चीज के लिए। हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लिंक भी मिल गया है। उसके लिए मुझे गोवा जाना पड़ेगा। वहां पर एक आदमी है जिसे हमारी गैंग ने पकड़ा है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि वह अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं कल ही वहां पर उससे मिलने के लिए देखता हूं वह कैसे अपना मुंह नहीं खोलेगा। उसकी यह बात सुनने के बाद प्राची कुछ नहीं रहती है, क्योंकि वह जानती थी कि जब वरुण किसी को टॉर्चर करता था तो उसकी कोई हद नहीं रहती थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि वह बहुत ज्यादा क्रूएल था, बात सिर्फ इतनी सी थी कि जब उसे पता चलता था कि सामने वाला इंसान क्रिमिनल है और वह कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, तो वरुण उससे भी ज्यादा खतरनाक और क्रूएल होने में अपने आप को रोकना नहीं था। वह ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे वरुण की आवाज सुनाई देती है। अब क्या सोच रही हो तुम? ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुमने ही कहा था कि तुम मुझे एक मौका देना चाहती हो, तो चलो पहले हम एक डेट पर चलते हैं। उसकी बात सुनकर प्राची के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन फिर बाद में वो तुरंत ही झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोलती है, क्या तुम सच में इन हालातों में डेट पर जाना चाहते हो? वरुण, तुम्हें पता है ना अभी कितना सारा काम पेंडिंग है। वैसे भी ईशानी मैडम ने हमसे कहा था कि हमें जल्द से जल्द इस काम को अंजाम देना होगा, लेकिन तुम हमको सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो। फिर जब वो एकदम से रिपोर्ट मांग लेंगे और हमसे इस बारे में सवाल करेंगे तो फिर उसका जवाब क्या देंगे? उसकी ऐसी बातें सुनकर वरुण थोड़ी देर के लिए फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और वह बोलता है, यार मैं यहाँ पर तुमसे इतनी रोमांटिक डेट की बात कर रहा हूँ और तुम हो कि कब से काम की बातें किए जा रही हो। ठीक है, अगर तुम डेट पर नहीं जाना चाहती हो तो कोई बात नहीं है। इतना कहकर वह वहां से जाने लगता है और अपनी पत्नी भी साथ में ले लेता है। जब प्राची ये देखी है तो वह तुरंत ही उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचती है और अपने हाथों को उसके गले में डालते हुए बोलती है, ये तुम इतनी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कैसे हो जाते हो? पहले तो मुझे ये बताओ, तुम लड़कों को समझ में नहीं आता है कि हम लड़कियां कभी कभी झूठ मोटा नाटक करती हैं, तो उसे टाइम पर तुम्हें हमें मनाना चाहिए, ना कि खुद गुब्बारे की तरह मुंह फुला कर बैठ जाना चाहिए। हे भगवान, पता नहीं मेरी किस्मत में तुम ही क्यों लिखे हो।
अगर तुम ऐसे हो तो मुझे तो कभी रूठना का मौका ही नहीं मिलेगा। अब मैं क्या करूं भगवान जी बताइए आप मुझे। उसकी ऐसी नौटंकी भरी बातें सुनकर वरुण भी हंसने लगता है और वह अपने हाथ उसकी कमर पर कसते हुए अपने करीब करता है और बोलता है, तुम भी तो मुझे समझ नहीं पाई हो डार्लिंग। मैं कौन सा सच में यहां से जाने वाला था, मैं भी तो मजाक ही कर रहा था। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी हार मान जाओगी। ये कहकर वो हंसने लगता है जिसे देखकर प्राची का मुंह खुला का खुला रह जाता है। थोड़ी ही देर में वरुण प्राची को एक गार्डन में लेकर जाता है। वह गार्डन भले ही छोटा था लेकिन उसे इतनी खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था कि देखने वाला बस देखता ही रह जाए। रात का समय होने की वजह से वह गार्डन पूरी तरह से लाइट से जगमगा रहा था। आसपास की खूबसूरती और भी ज्यादा एनहेंस हो गई थी लाइट की वजह से। बीच में एक बड़ा सा टेबल रखा हुआ था और साइड में ही म्यूजिक सिस्टम लगाया हुआ था। वहां पर वरुण और प्राची के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था। वरुण ने जैसे ही राशि के आंखों पर लगी हुई पत्तियों को हटाया, प्राची अपने सामने के नजारे को देखकर बस देखते ही रह जाती है। क्या ये सब सच में तुमने किया है? ये सच में बहुत ज्यादा सुंदर है, आई कांट बिलीव के ये तुमने किया है। उसकी तारीफ और बेइज्जती दोनों एक बार में ही सुनकर पहले वरुण के चेहरे पर मुस्कान आती है और फिर उसके चेहरे पर थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। और वह पीछे से जाकर प्राची की कमर में हाथ डालता है और उसे अपने करीब करके उसके गर्दन और चेहरे के बीच में अपना चेहरा छुपाकर उसके कान में धीरे से बोलता है, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें कभी कभी मेरी तारीफ भी कर देनी चाहिए? हाँ, मानता हूँ कि यह सब मैं खुद नहीं किया है लेकिन ये प्लान तो मेरा ही था ना। मैंने ही लोगों को बुलाकर इस डेकोरेट करवाया था और उसके बाद यहाँ से भेज दिया। हाँ, यह मैंने अपने हाथों से नहीं किया है लेकिन करवाया तो मैं ही है ना, वह भी तुम्हारे लिए। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें मेरी तारीफ करनी चाहिए इस चीज के लिए? प्राची जो कि आराम से खड़ी हुई बातें कर रही थी, अचानक से वरुण के इस हरकत से उसकी बॉडी में एक सीरन सी पैदा हो जाती है। और जब वरुण की मदहोश कर देनी है वाली आवाज उसके कानों में सुनाई देती है तो वह तो अपना आप ही खोने लगती है और अपने सर को उसके सीने पर रख देती है। लेकिन जैसे जैसे वो उसकी बातें सुन रही थी वैसे वैसे ही उसके शरीर में गुदगुदी पैदा हो रही थी। लेकिन साथ ही साथ उसे वरुण की बचकानी आप बातों पर हंसी भी आ रही थी। वो तुरंत ही अपने होश में आती है और एक ही शब्द में जवाब देती है, नहीं, मैं बता दूं आप लोगों को कि जो कहानी का मैं हीरो है वह राघव ही रहेगा। और चिंता मत कीजिए, राघव कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और सिद्धार्थ उसके सामने चाय कम पानी भी नहीं है। स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ही आपको स्टोरी में और भी ज्यादा मजा आएगा। सिद्धार्थ सिर्फ अपनी गलतियों पर पछता सकता है, रिग्रेट कर सकता है और रो सकता है। क्योंकि ऐसा इंसान जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता हो वह किसी के प्यार के लायक नहीं है। वहां पर वरुण और प्राची के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था। वरुण ने जैसे ही राशि के आंखों पर लगी हुई पत्तियों को हटाया, प्राची अपने सामने के नजारे को देखकर बस देखते ही रह जाती है। क्या ये सब सच में तुमने किया है? ये सच में बहुत ज्यादा सुंदर है, आई कांट बिलीव के ये तुमने किया है। उसकी तारीफ और बेइज्जती दोनों एक बार में ही सुनकर पहले वरुण के चेहरे पर मुस्कान आती है और फिर उसके चेहरे पर थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। और वह पीछे से जाकर प्राची की कमर में हाथ डालता है और उसे अपने करीब करके उसके गर्दन और चेहरे के बीच में अपना चेहरा छुपाकर उसके कान में धीरे से बोलता है, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें कभी कभी मेरी तारीफ भी कर देनी चाहिए? हाँ, मानता हूँ कि यह सब मैं खुद नहीं किया है लेकिन ये प्लान तो मेरा ही था ना। मैंने ही लोगों को बुलाकर इस डेकोरेट करवाया था और उसके बाद यहाँ से भेज दिया। हाँ, यह मैंने अपने हाथों से नहीं किया है लेकिन करवाया तो मैं ही है ना, वह भी तुम्हारे लिए। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें मेरी तारीफ करनी चाहिए इस चीज के लिए? प्राची जो कि आराम से खड़ी हुई बातें कर रही थी, अचानक से वरुण के इस हरकत से उसकी बॉडी में एक सीरन सी पैदा हो जाती है। और जब वरुण की मदहोश कर देनी है वाली आवाज उसके कानों में सुनाई देती है तो वह तो अपना आप ही खोने लगती है और अपने सर को उसके सीने पर रख देती है।
लेकिन जैसे जैसे वो उसकी बातें सुन रही थी वैसे वैसे ही उसके शरीर में गुदगुदी पैदा हो रही थी। लेकिन साथ ही साथ उसे वरुण की बचकानी आप बातों पर हंसी भी आ रही थी। वो तुरंत ही अपने होश में आती है और एक ही शब्द में जवाब देती है, नहीं। उसका ये जवाब सुनकर तो वरुण के पास कुछ बोलने के लिए शब्द ही नहीं रह जाती है। और वो तुरंत ही अपना मुंह फुला लेता है और जल्दी से प्राची से अलग हो जाता है। प्राची जब ये देखी है कि वरुण उससे दूर जा रहा है, तो जल्दी से उसका हाथ पकड़ी और बोलती है, तुम्हें सच में एक नंबर की बेवकूफ हो। इस तरह से बच्चों की तरह कौन हरकत करता है। चलो चलकर कुछ कहते हैं, वैसे भी मुझे ये सब बहुत ज्यादा पसंद आया है। ये सब करने वाले में भी तुम्हें काफी मेहनत करनी पड़ी होगी और ये अप्रिशिएट था। उसकी बातें सुनकर अब जाकर वरुण को थोड़ा अच्छा लगता है और फिर वह दोनों जन जाकर अपना अपना डिनर करते हैं। उसके बाद वरुण अपना एक हाथ आगे बढ़ा देता है, जैसे देखकर राशि के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह भी अपना हाथ उसके हाथ में दे देती है। थोड़ी सी देर में वहां पर एक रोमांटिक गाना बजने लगता है। सोनियो ओ सोनियो तुम्हें देखता हूँ तो सोचता हूँ, बस यही तुम जो मेरा साथ दो, सारे गम भुला के, जी लूं मुस्कुरा के, हर घड़ी तू दे दे मेरा साथ, थाम ले हाथ, चाहे जो भी हो बात। तू बस दे दे मेरा साथ, राहों में तन्हा हूँ, साथ ले चल यूं संग तेरे सफर पूरा करूं, क्या कहूं ए जिंदगी तू है मेरी सांस, रहना तू पास हर घड़ी। तू दे दे तुझको जो पाया तो है ये लगता क्यों, बाहों में बस तेरी महफूज हूं, तुम बनो साया मेरा, जिंदगी में आओ जिंदगी बिताओ बस यही। तू दे दे। दोनों ही इस गाने को बहुत इंजॉय कर रहे थे और एक दूसरे का साथ उन्हें काफी अच्छा लग रहा था। लेकिन उन दोनों को ही यह नहीं पता था कि कोई था तो बहुत दूर से उनके ऊपर नजर रखे हुए था। गाना अभी चल रहा था कि कभी एकदम से प्राची को प्यास लगती है, इसलिए वो उनको एक्सक्यूज में कहकर वहां से पानी पीने के लिए जाने ही वाली होती है। वरुण जब ये देखा है तो वो तुरंत ही उसे रोकते हुए बोलता है, तुम रुको मैं लेकर आता हूँ। उसकी बात सुनकर प्राची बस मुस्कुरा देती हो और वहीं पर उसका इंतजार करने लगती है। वरुण जैसे ही वहां से जाता है, प्राची एक गोल डब्बा दिखाई देता है, उसे देखकर वह थोड़ी सी क्यूरोस हो जाती है। प्राची बिना कुछ सोचे समझे उसे तरफ जाती है और जैसे ही हो उसे डब्बे को उठती है तो उसे वहां पर कुछ अजीब सा दिखाई देता है। उसे पर कोई बटन दिखाई देता है, वह जैसे ही उसे टच करती है तो उसमें लाइट जलने लगती है, जिसे देखकर प्राची को एक पल की देरी नहीं लगती है ये समझने में यह एक ट्रैप है जो कि उन्हें फंसाने के लिए किया गया था। प्राची तुरंत ही उसे डब्बे को दूसरी साइड में फेंक देती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है, वह उसे फेंक तो देती है लेकिन वह ज्यादा दूरी तक नहीं जा पाता है और वह तुरंत ही वहां पर ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से प्राची उसके चपेट में आ जाती है और उसे भी थोड़ी चोट लग जाती है। वरुण जैसे ही इस धमाके की आवाज सुनता है, वह पीछे मुड़कर देखा है तो वहां पर प्राची बेहोश हालत में पड़ी हुई थी। वो जल्दी से भागते हुए प्राची के पास जाता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर उसे होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं था। उसके बाद वह तुरंत ही प्राची को अपनी गोद में उठता है और वहां से निकल जाता है। फ्लैशबैक ओवर। उसकी सारी बातें सुनकर भी ईशानी बिल्कुल शांत रही थी और वह बस एक ही सवाल पूछती है, क्या तुमने इस बारे में पता किया है? ये दूसरी बार है जो हमला प्राची पर हुआ है। ऐसे भी कौन लोग हैं जो सिर्फ प्राची को ही अटैक कर रहे हैं और किसी को नहीं? उसकी बातें सुनकर वरुण गुस्से भरी आवाज में बोलता है, हाँ मैंने इस बारे में पता करवाया है। यह वही लोग हैं जिन्होंने पहले हम पर हमला किया था, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए थे। थोड़े दिन पहले मुझे लेट मिली थी इस बारे में कि आखिर ऐसा कौन है जो हम पर हमले करवा रहा है। मैं बहुत जल्दी वहां पर जाने वाला था, लेकिन तब तक ये सब हो गया। गोवा में मुझे यह इन्फॉर्मेशन मिलने वाली थी, लेकिन मैंने अपने आदमियों को वहां पर भेजा था और उन्होंने मुझे बताया है किंग सबका जो मास्टरमाइंड है वो इस वक्त मुंबई में है, लेकिन उसका नाम पता मुझे नहीं पता है। मैं बहुत जल्द इसके बारे में पता करके आपको बताता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि यह जो हमने 3 साल पहले प्रोजेक्ट किया था उसी से रिलेटेड है। जो भी हमले हो रहे हैं वो सब प्राची पर ही हो रहे हैं।
आप और मैं दोनों ही अंदर कर थे, इसलिए उन लोगों को नहीं पता था कि हम लोग भी इस मिशन में शामिल हैं। सिर्फ एक प्राची ही ऐसी थी जिसने मस्त नहीं पहना हुआ था और उसकी आइडेंटिटी रिलीज हो गई थी। उसकी बातें सुनकर ईशानी 2 पल के लिए सोच में पड़ जाती है। तभी उसे राघव से की हुई बातें भी याद आती है। फिर वह वरुण की तरफ देखकर बोलती है, ठीक है वरुण, आगे का सब मैं देख लूंगी, तुम्हें बस इस वक्त प्राची का ध्यान रखने की जरूरत है। ध्यान रहे कि उसे कुछ भी हो ना पाए। अगर किसी भी चीज की जरूरत है तो मुझे जरूर बताना। अभी के लिए मुझे जाना होगा। और तुम चिंता मत करो, मैं मुंबई जा रही हूँ, मैं बाकी सब देख लूंगी, तो मैं जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है मुझे बस अपडेट देते रहना। वरुण उसकी बात सुनता है और वह बोलता है, लेकिन दीदी हमें इस बारे में कुछ भी पता नहीं है कि वह आखिर है कौन जो हम पर हमला कर रहा है। ये सब मेरा एक अंदाजा है और कुछ नहीं हो सकता है कि उसे सारी सच्चाई पता हो कि हम तीनों ही साथ में हैं। उसकी बातें सुनकर भी ईशानी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और उसके चेहरे पर एक साथ एक मुस्कान आ जाती है और वो शांति से बोलती है, वरुण तुम इस बात की जरा भी फिक्र मत करो, जो भी होगा वह मैं देख लूंगी। तुम बस प्राची का ध्यान रखना और कुछ नहीं। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि इस बार वह जिंदा नहीं रहेगा जिसने भी प्राची के साथ ये सब करने की हिम्मत की है। ईशानी तुरंत ही वहां से चली जाती है। वरुण जानता था कि ईशानी जो कुछ भी कह रही है वो करके दिखाएंगे। जब वह जा रही होती है तो वरुण पीछे से बोलता है, दीदी। उसकी आवाज में एक फिक्र, एक चिंता दिखाई दे रही थी। उसकी आवाज सुनकर ईशानी तुरंत ही रुक जाती हो, पीछे पलट कर देखती है तो उसे वरुण दिखाई देता है। वो तुरंत ही अपनी जगह से उठकर आसानी को गले लगा लेता है। मुझे नहीं पता है कि आप वहां पर क्या करने वाली हो, लेकिन मैं बस इतना जानता हूं कि आप जो कुछ भी करेंगे, लेकिन आप अपना ख्याल रखना। आपको कुछ नहीं होना चाहिए, आपको ये प्रॉमिस करना होगा मुझे, तभी मैं आपको जाने दूंगा। वरुण की बातें सुनकर ईशानी के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और उसकी आंखों में थोड़ी सी नमी उतर आती है। आखिर बहुत कम ऐसे लोग थे जो उसकी फिक्र करते थे। वो अपना हाथ आगे बढ़ती है और वरुण के गाल पर रखते हुए बहुत ही प्यार से बोलती है, तुम फिक्र मत करो, मैं अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखूंगी। इस वक्त प्राची को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, बस उसका ध्यान रखना। और मैं वादा करती हूँ कि मैं अपने साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी, आई प्रॉमिस। इतना कहते हुए ईशानी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और साथ में वरुण भी मुस्कुरा देता है। फिर ईशानी वहां से चली जाती है। वही वरुण एक बार फिर से प्राची के पास जाता है और उसके हाथ को पकड़कर बैठ जाता है। डॉक्टर ने कहा था कि प्राची को होश आने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कितना इसकी कोई गारंटी नहीं थी। प्लीज प्राची ठीक हो जाओ, प्लीज ठीक हो जाओ, मुझे डांटो, मुझसे बात करो, चाहे तो मुझसे लड़ लो, लेकिन प्लीज ठीक हो जाओ। वरुण इस वक्त सच में बहुत ज्यादा परेशान था। हालांकि उसको भी चोट आई थी, लेकिन प्राची की हालत सच में बहुत ज्यादा खराब थी। लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी परेशानी नहीं थी, लेकिन उसके हाथ और पैर पर काफी गंभीर चोटें आई थी। और जब ब्लास्ट हुआ था तो वह सीधा जाकर जमीन पर गिरी थी, जिसकी वजह से उसके सर में भी चोट आई थी। वरुण बस अपनी बेबस आंखों से प्राची को इस तरह से लेते हुए देखते रहने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। फ्रेंड्स, कैसी लग रही है आपको ये स्टोरी? अगर पसंद आ रही है तो प्लीज स्टोरी को लाइक करें, कमेंट पर जरूर बताएं। स्टोरी प्रमोशन। कहते हैं बीता हुआ कल कभी लौटकर वापस नहीं आता है, लेकिन क्या हो जब बीता हुआ कल इतना ज्यादा भयानक हो जिसके चलते भगवान को ना चाहते हुए भी आपको एक और मौका देना पड़े अपनी गलती सुधारने का। ऐसा ही कुछ हुआ था आयशा मेहरा के साथ। उसकी मौत की वजह वह खुद ही थी और उसका अंधा विश्वास था। उसकी खुद की मौत तो बहुत ही भयानक हुई थी, साथ ही साथ उसका अपना पति अर्जुन कपूर, जो कि इंडिया का बिजनेस किंग था और साथ ही साथ माफिया का भी, वह भी आयशा को बचाने के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठता है। क्या आयशा ले पाएगी खुद के और अपने पति की मौत का बदला? कैसी होगी उसकी नई लाइफ? रिबॉर्न टू लव माई डेविल हस्बैंड। अगर आपको इस स्टोरी का नाम लिखने से स्टोरी नहीं मिल रही है तो आप एक बार ऑथर का नाम लिखकर चेक करने की कोशिश कीजिए, उससे मिल जाएगी।
ऑथर का नाम है भावना महोर।